सभी को नमस्कार, राधे राधे। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से दीप मेडिस्किल एकेडमी में, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं या आज मैं आपको समझाने वाला हूं डीआरटी सेकेंड ईयर का सिलेबस, जिसको मैं हिंदी इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन करूंगा। ये क्लास उनके लिए मेन रहने वाली है जो फर्स्ट ईयर क्लियर करके अब सेकेंड ईयर को पढ़ेंगे, ठीक है। या जिनको आशा है, जिन्होंने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे लिया है, उनका काफी अच्छा एग्जाम गया है और अब वो सेकेंड ईयर की तरफ बढ़ने वाले हैं, तो उनके लिए ये क्लास रहने वाली है। सेकेंड ईयर डीआरटी स्टार्ट करने से पहले आपको जरूरी है डीआरटी सेकेंड ईयर का सिलेबस समझना कि डीआरटी जो सेकेंड ईयर होगी हमारी, उसके अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं। जैसा कि फर्स्ट ईयर के अंदर आप सभी ने पढ़ा एनाटॉमी फिजियोलॉजी, उसके बाद में रेडियोग्राफी एंड रेडिएशन फिजिक्स एंड डार्क रूम, ठीक है। तो इन सभी सब्जेक्ट्स को आपने पढ़कर फर्स्ट ईयर क्लियर किया है। उसमें समझा है आपने कि किस प्रकार से एक ह्यूमन बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का स्ट्रक्चर या इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स का एक्सरे हम किस प्रकार से लेते हैं। उसी प्रकार से आज हम इस क्लास के अंदर समझेंगे कि डीआरटी सेकेंड ईयर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स के अंदर हमें पढ़ना क्या है और उन सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं। तो यदि अगर आपने डीआरटी सेकेंड ईयर का सिलेबस एक बार एक्सप्लेनेशन के साथ देख लिया है, तब आपको कोई भी जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अंदर किसी भी टॉपिक को समझने में आसानी होगी, या आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। डीआरटी सेकेंड ईयर का कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी ऐसा अलग से पॉइंट हो, उसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इस क्लास के अंदर हम ओनली सिलेबस के एक्सप्लेनेशन की ही बात करेंगे, और जो एक पैटर्न रहेगा कि आपका एग्जाम सबसे पहले किस सब्जेक्ट का लगने वाला है और किस किस सब्जेक्ट से किस किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और प्रैक्टिकल किस प्रकार से रहेगा। जैसे ही सेकेंड ईयर का हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा या बीच में ही आपको एक डीआरटी सेकेंड ईयर से रिलेटेड जो प्रैक्टिकल की क्लासेस होती है, वो प्रैक्टिकल की क्लास भी आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। और साथ ही एक प्लस पॉइंट ये भी रहने वाला है कि इस बार जो सेकेंड ईयर का जो हम सिलेबस या जो सेकेंड ईयर का जितने भी टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे, उन टॉपिक्स को हम हिंदी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के साथ साथ, जैसे हिंदी इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन तो मैं यहाँ पर करता ही हूँ, उसके साथ साथ आपको हिंदी इंग्लिश में नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे मेरे द्वारा, ठीक है। तो आपको सबसे पहले समझना होगा डीआरटी सेकेंड ईयर शुरू करने से पहले उसके सिलेबस के बारे में, कि इसके अंदर कौन कौन सा सिलेबस है, क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, उनको किस किस प्रकार से समझना है। तो शुरू करते हैं हम। देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं एक बार फिर से, जो आपने डीआरटी फर्स्ट ईयर पढ़ी, उस डीआरटी फर्स्ट ईयर के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी है, ठीक है। अब उनसे ही को रिलेट करेंगे हम सेकेंड ईयर के अंदर, तभी जाकर आपको बेस्ट से बेस्ट चीज समझ में आएगी। देखिए, तो आपका एक तो था डीआरटी फर्स्ट ईयर, जिसके अंदर आपने क्या क्या चीजें पढ़ी, कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे। दूसरा रहेगा आपका डीआरटी सेकेंड ईयर, डीआरटी सेकेंड ईयर, ठीक है। अब देखिए, डीआरटी जो आपका फर्स्ट ईयर रहा है, उस डीआरटी फर्स्ट ईयर के अंदर आपने मेनली 3 सब्जेक्ट्स पढ़े। कौन कौन सी? सबसे पहले हो गई आपकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ ली, जिसके अंदर आपने क्या पढ़ा है, जिसके अंदर आपने सभी प्रकार की जो हमारे सिस्टम्स हैं, ठीक है, सिस्टम्स के बारे में पढ़ा है, जिसके अंदर स्केलेटल सिस्टम, सीविया सिस्टम, आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेनल सिस्टम, टिश्यू, सेल, सॉफ्ट टिश्यू, सभी के बारे में आपने पढ़ लिया है। तब जाकर आपको किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन की लोकेशन पता चली है। एनाटॉमी के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं, किसी भी ह्यूमन बॉडी की इंटरनल ऑर्गन की स्ट्रक्चर्स, शेप, साइज, लोकेशन के बारे में बताना एनाटॉमी कहलाता है। फिजियोलॉजी किस प्रकार से वो फंक्शन करती है, इन सभी के बारे में हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा है, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट था हमारा रेडिएशन फिजिक्स से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? रेडिएशन फिजिक्स से रिलेटेड। जिस रेडिएशन फिजिक्स के अंदर हमने क्या पढ़ा है, जिसके अंदर हमने पढ़ा है एक्सरे ट्यूब के बारे में, ठीक है। एक्सरे ट्यूब के बारे में पढ़ा है, एक्सरे ट्यूब के एसेसरी जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ा है। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मर के बारे में, रेक्टिफायर के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, कंडक्टर के बारे में, जो मेटल्स के टाइप है उनके बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में, सभी के अंदर हमने रेडिएशन फिजिक्स के अंदर पढ़ लिया है। साथ ही हमने बेसिक से स्टार्ट किया था इसके अंदर, ठीक है। तो बेसिक से हमने रेडिएशन फिजिक्स को कवर
किया है। सारे के सारे वीडियोस आपको अपनी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, थर्ड जो हमारा सब्जेक्ट था वो था हमारा सब्जेक्ट कौन सा, यहां पर आपका रेडियोग्राफी फर्स्ट। कौन सा था, रेडियोग्राफी फर्स्ट। अब देखिए रेडियोग्राफी फर्स्ट के अंदर हमने क्या पढ़ा है, रेडियोग्राफी फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ी है एक तो पोजीशनिंग, क्या पढ़ी है, एक तो पोजीशनिंग पढ़ी है कि पेशेंट की किस प्रकार से रेडियोग्राफ लेने से पहले पोजीशनिंग करेंगे। साथ ही हमने पढ़ी है प्रिपरेशन कि पेशेंट को किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, ये प्रिपरेशन पढ़ने के बाद ही हमने पढ़ी है इसके अंदर सभी प्रकार के जो आपके व्यू थे, रेडियोग्राफिक व्यू, जितने भी रेडियोग्राफिक व्यू थे उन रेडियोग्राफिक व्यू के बारे में हमने पढ़ा है। रेडियोग्राफिक व्यूज के बारे में हमने पढ़ा है, जो कौन से थे आपके, जो था आपका नॉर्मल रेडियोग्राफी, किसके अंदर आते हैं, नॉर्मल रेडियोग्राफ्स के अंदर आते हैं। तो नॉर्मल जितने भी रेडियोग्राफ्स थे उन नॉर्मल रेडियोग्राफ्स को हमने पढ़ लिया है फर्स्ट ईयर के अंदर। ठीक है, तो रेडियोग्राफी फर्स्ट के अंदर अपने पेशेंट की पोजीशनिंग, प्रिपरेशन और जितने भी रेडियोग्राफिक व्यूज थे वो हमने पढ़े हैं। जैसे आपके हैंड का एपी, पीए, लेटरल, ओब्लिक, जितने भी रेडियोग्राफ थे हमने पढ़ लिए हैं। पर्टिकुलर ऑर्गन को लेकर भी हमने चला है, स्कल हो, चाहे पेल्विस हो, चाहे एब्डोमेन हो, चाहे आपका चेस्ट हो, तो सभी रेडियोग्राफ के बारे में एक 1 बाय 1 करके मैंने बताया है। ठीक है, और साथ में मैंने लास्ट में एक वीडियो भी, स्पेशल व्यू आपको प्रोवाइड करा देता हूं, जिसके अंदर आपको जो जैसे मान लीजिए चेस्ट के जितने भी रेडियोग्राफ थे, तो चेस्ट के जितने भी रेडियोग्राफ को आप किस प्रकार से डिफरेंशिएट करके देखोगे, किस प्रकार से वो एक पर्टिकुलर रेडियोग्राफ के अंदर दिखाई देते हैं, वो सारी चीजें मैंने एक्सप्लेनेशन की हुई है। ठीक है, तो एक बार आप जो प्रीवियस वीडियो है जिन्होंने नहीं देखे, ये जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, वो एक बार रेडियोग्राफी फर्स्ट का जो हमारा प्लेलिस्ट है उसको भी आप विजिट कर सकते हैं। लास्ट का हमारा फर्स्ट ईयर का रहा था आपका डार्क रूम असेसमेंट। क्या रहा था, डार्क रूम प्रोसीजर के नाम से भी आप ले सकते हो। ठीक है, ये आपका थर्ड सब्जेक्ट या फोर्थ सब्जेक्ट रहा था। ये पेपर वाइज थे आपके, इस प्रकार से पेपर लगते हैं, उस अकॉर्डिंग मैंने सिलेबस बताया है। ठीक है, तो डार्क रूम का जो हमारा रहा था, उस डार्क रूम के अंदर हमने क्या पढ़ा था, वहां पर पढ़ रहे थे अपने एक्सरे फिल्म्स कि एक्सरे फिल्म्स किस प्रकार की कंस्ट्रक्शन होती है। इसके अलावा इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बारे में पढ़ा है, इसके अलावा एक्सरे कैसेट के बारे में पढ़ा है, इसके अलावा डार्क रूम की लोकेशन वगैरह के बारे में पढ़ा है। अब डार्क रूम के बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है कि डार्क रूम है क्या। जो कन्वेंशनल रेडियोग्राफी होती थी वो डार्क रूम के अंदर ही कंप्लीट हुआ करती थी, यानी कि रेडियोग्राफ लेने के बाद में उस रेडियोग्राफ को जो आपको प्राप्त हुआ है उसे हम नाम दे देते थे लेटेंट इमेज या लेटेंट रेडियोग्राफ। वो लेटेंट रेडियोग्राफ होता था किसी भी एक एक्सरे फिल्म के ऊपर अदृश्य व्यू, या आपको इनविजिबल व्यू भी आपको उसको बोल सकते हो, इनविजिबल इमेज भी आप उसको बोल सकते हो। तो रेडियोग्राफ करने के बाद तो एक्सरे फिल्म के ऊपर इनविजिबल इमेज प्राप्त हो जाती है, लेकिन उस इनविजिबल इमेज को विजिबल में कन्वर्ट करने के लिए जहां पर उसको प्रोसेस करवाया जाता है उसे हम बोलते हैं डार्क रूम। ठीक है, ये डार्क रूम था। अब इस डार्क रूम के अंदर किस प्रकार से फिल्म की प्रोसेसिंग होती है, मैनुअली, ऑटोमेटिक, तब जाकर आपको एक लेटेंट इमेज विजिबल इमेज के अंदर मिलती है। तो सभी के बारे में इसके अंदर एक्सप्लेनेशन के साथ बताया हुआ है। ठीक है, तो अब डार्क रूम के बाद में ये तो हो गए आपके फर्स्ट ईयर के अंदर आपने ये चीजें पढ़ ली। अब सेकेंड ईयर के अंदर आप क्या चीजें पढ़ोगे, देखिए सेकेंड ईयर के अंदर आप चीजें पढ़ने वाले हो, वो चीजें रहेगी आपकी इन्हीं की एक एडवांस टेक्नोलॉजी। क्या रहेगी, इन्हीं को एडवांस टेक्नोलॉजी रहेगी, या इन्हीं को क्या कर दिया गया है, इन्हीं को एक एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर कन्वर्ट करके सेकेंड ईयर के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। अब देखिए वो कौन कौन सी चीजें हैं, उन चीजों के बारे में देखिए, वो सारी चीजें हम अब इसी के अंदर पढ़ लेंगे पीपीटी के अंदर आपको। ठीक है, अब देखिए ये है हो गई आपकी सबसे पहले रेडियोग्राफी सेकंड। क्या हो जाएगी सबसे पहले आपकी रेडियोग्राफी सेकंड। अब रेडियोग्राफी जो सेकंड है इसको अपन बोल देंगे, दूसरा नाम आपका स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। क्या बोल देंगे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के नाम से भी अपन इसको बोल सकते हैं। ये सबसे पहला आपका पेपर रहेगा, एक्सप्लेनेशन में अभी आपको साथ के साथ बताऊंगा आगे। ठीक है, तो रेडियोग्राफी सेकंड आपका फर्स्ट पेपर रहने वाला है, 100 मार्क्स का ये आपका रहेगा। दूसरा है आपका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेडियोथेरेपी, जहां पर रेडियोथेरेपी भी आपके सेकंड ईयर के अंदर इंक्लूड है, जहां पर हमको रेडिएशन हजार्ड्स एंड इट्स प्रोटेक्शन कि क्या क्या रेडिएशन के नुकसान हो सकते हैं और उनसे किस प्रकार से बचा जा सकता है, इनके बारे में हम रेडियोथेरेपी वाले जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसके अंदर देखेंगे। वो भी 100 मार्क्स का होगा, आपका सेकंड पेपर रहने वाला है। थर्ड जो आपका है वो है आपका रिसेंट एडवांस।
रिसेंट एडवांस का मतलब ये है कि जो रिसेंटली अभी के टाइम पर जो आपकी जितनी भी टेक्नोलॉजीज चल रही है, जितनी भी टेक्नोलॉजीज जो चल रही है आपकी, ठीक है, यानी कि रेडिएशन फील्ड के अंदर जितनी भी रिसेंट टेक्नोलॉजी चल रही है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। चाहे वो एक्सरे से रिलेटेड हो, चाहे वो सीटी से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके सोनोग्राफी या एमआरआई से रिलेटेड हो, ये सभी आपके रेडिएशन या रेडियोग्राफी फील्ड के अंदर आते हैं। तो जितनी भी रिसेंट एडवांस जितनी भी टेक्नोलॉजीज रहेगी उनके बारे में आपको यहां पर एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। वो दिया जाएगा आपको हिस्ट्री टू रिसेंट, यानी कि हिस्ट्री के अंदर उसकी प्रीवियस अपन जानकारी भी इसके अंदर बताएंगे कि शुरुआत के अंदर किस प्रकार से हुआ था और अभी अपन किस प्रकार से यूज लेते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री टू आपको रिसेंट का आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, जिसका पेपर का नाम रहेगा आपका रिसेंट एडवांस या सब्जेक्ट का नाम रहेगा आपका रिसेंट एडवांस। 100 मार्क्स का आपका टोटल ये पेपर रहने वाला है। फोर्थ जो आपका पेपर रहेगा वो आपका क्लिनिकल तरीके से रहने वाला है, यानी कि एक प्रकार से उसका नाम अपन दे सकते हैं या उसका नाम रहेगा आपका पेशेंट केयर, कि किस प्रकार से पेशेंट की देखरेख करनी है। क्योंकि रेडिएशन जो अपन वर्कर्स हैं, ये रेडिएशन वर्कर्स भी एक मेडिकल फील्ड के अंदर ही इंक्लूड होते हैं, तो उनको भी एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि पेशेंट की केयर किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, पेशेंट की केयर किस प्रकार से रहेगी, और साथ ही साथ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, और हॉस्पिटल के अंदर जो मैनेजमेंट होता है, सारा जितना भी मैनेजमेंट है उनको किस प्रकार से मैनेज करते हुए चलना है, या उनके साथ अपने को किस प्रकार से मैनेज होकर एक पूरा का पूरा क्राइटेरिया बनाना है, पूरा का पूरा उनका सहयोग करना है, किस प्रकार से सारी बातें अपने को ध्यान में रखनी है। तो पेशेंट केयर और हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर आपको पेशेंट की जितनी भी केयर, जिस प्रकार से केयर की जा सकती है, पेशेंट का जो माइंड सेटअप है वो एक हॉस्पिटल में आने के बाद में जो डाइवर्ट हो जाता है या जो वो डर जाता है, तो उसको किस प्रकार से आपको कोऑपरेट करना है। जितनी भी आपकी स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस रहेगी रेडियोग्राफी सेकेंड के अंदर, तो आपको पेशेंट को सारी किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन करनी है, या किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन करते हुए आप उसको बताओगे ताकि वो आपके साथ कोऑपरेट करे, रेडियोग्राफी इन्वेस्टिगेशन करवाने में आपके साथ कोऑपरेट करे, वो आपके साथ एक प्रकार से क्या क्या चीजें इंक्लूड करेगा, किस प्रकार से आपको कोऑपरेट करेगा, ब्रीथ होल्ड करेगा नहीं करेगा, उसको डरना नहीं है, सारी चीजें आप उसको समझाओगे। ठीक है, तो पेशेंट केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। 100 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है, तो टोटल थ्योरेटिकल जो आपका पेपर रहेगा वो रहेगा 400 मार्क्स का। ठीक है, 400 मार्क्स का आपका थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल हो गया। ठीक है, थ्योरी हो गई, साथ ही साथ आपका क्लिनिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल जो प्रैक्टिकल लगेगा आफ्टर 45 डेज, जैसा आपका फर्स्ट ईयर में लगेगा उसी प्रकार से आपका सेकेंड ईयर में भी लगेगा। तो 45 डेज के बाद में जो आपका प्रैक्टिकल लगेगा वो रहेगा आपका 100 मार्क्स का। ठीक है, 100 मार्क्स का रहने वाला है प्रैक्टिकल, जिसके अंदर आपकी प्रैक्टिकल रहेगा वो आएगा 32 मार्क्स का, थ्योरी रहेगी 32 मार्क्स की। ठीक है, वाइवा रहेगा आपका कितना, 25 मार्क्स का। तो प्रैक्टिकल और जो आपका जो प्रैक्टिकल के अंदर जो थ्योरी आप अगर आपको लिखवाएंगे जितना भी रहेगा आपका, वो रहेगा आपका 75 मार्क्स का। ठीक है, और थ्योरी वाइवा रहेगा आपका 25 मार्क्स का। तो टोटल कितने हो गए आपके, ये भी हो गया 100 नंबर का। और 100 नंबर्स आपके सेशनल असेसमेंट, जो आपका पूरा सेशन चलता है उस सेशन के द्वारा आपको असेस किया जाता है, परखा जाता है क्या आपकी वहां पर एक्टिविटी रही है या क्या क्या आपका एक्सपीरियंस था, सभी के आधार पर आपको कॉलेज की तरफ से 100 में से नंबर भेजे जाते हैं। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए आपके 600 मार्क्स। तो 600 मार्क्स में से आउट ऑफ आपको कितने मिलते हैं। ठीक है, तो 600 नंबर का आपका सेकेंड ईयर का रहेगा, 600 नंबर का आपका फर्स्ट ईयर का था। ठीक है, तो ये तो था आपके सब्जेक्ट्स के बारे में। अब इन सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या चीजें आएगी उनको देख लेते हैं एक बार, ताकि आपको सारी चीजें बेसिक से पता रहे। ठीक है, तो ये तो था आपका फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट ईयर का हमने पहले देख लिया है। अब अपन देखेंगे सेकेंड ईयर का। ठीक है, तो सेकेंड ईयर का देखिए, आई थिंक आपको इसमें दिख रहा होगा क्लियर। ठीक है, तो रेडियोग्राफी सेकंड आपका सबसे पहले वाला पेपर रहने वाला है, जिसको अपन नाम दे देंगे स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस। इसके अंदर सारी की सारी क्या आएगी आपकी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस होगी। ये इन्वेस्टिगेशंस वह रहने वाली है जो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर जो रेडियोग्राफी फर्स्ट थी आपकी, उसी का जस्ट ये मॉडर्न रूप है रेडियोग्राफी सेकंड। जो फर्स्ट ईयर के अंदर आपने जितने भी आपने नॉर्मल रेडियोग्राफ देखे थे, जितने भी क्या देखे थे, नॉर्मल रेडियोग्राफ जो देखे थे, उन नॉर्मल रेडियोग्राफर का एडवांस टेक्नोलॉजी है आपकी।
ठीक है, जितने आपने चेस्ट का पीए कर लिया, एपी कर लिया, ठीक है, तो एपी पीए तो आपको नॉर्मल रेडियोग्राफ के अंदर दिख गए, लेकिन ऐसी स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस जिनको अपन एक स्पेशल प्रोसीजर द्वारा कंप्लीट करते हैं, ठीक है, तो रेडियोग्राफी सेकेंड ईयर के अंदर जितनी भी जो एक्सरेज डन होगी या इन्वेस्टिगेशंस जो डन होगी वो आपकी डन होने वाली है, एक तो या तो आपके नॉर्मल एक्सरे मशीन पर हो जाए, एक्सरे मशीन पर कंप्लीट होगी, तो एक्सरे मशीन के बारे में भी आपको इसके अंदर जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, जैसे आपकी आईवीपी वगैरह प्रोसीजर हो गई या केयूबी वगैरह हो गई नॉर्मली, ठीक है, तो आईवीपी वगैरह तो आपकी किस पर होगी, अभी भी एक्सरे पर ही होगी, लेकिन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार से रखेंगे अपन, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज रहेगी आपकी फ्लोरोस्कोपी प्रोसीजर पर, फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर्स रहेगी इसके अंदर, तो फ्लोरोस्कोपिक प्रोसीजर्स रहेगी तो आपको फ्लोरोस्कोपी के बारे में भी बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि फ्लोरोस्कोपी किस प्रकार से फंक्शन करती है, ठीक है, इसके क्या क्या रूप रहते हैं। इसके अलावा रहेगी आपकी केथ लैब प्रोसीजर्स, केथ लैब प्रोसीजर, यानी कि जो आपके एंजियोग्राफी से रिलेटेड या हार्ट से रिलेटेड जितनी भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस रहने वाली है उनको अपन करेंगे केथ लैब के अंदर, ठीक है, तो केथ लैब प्रोसीजर के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए बेसिक नॉलेज। केथ लैब के अलावा अगर अपन आगे चलें तो यदि कोई इसके अंदर आपको ये सारी चीजें भी बता दी जाएगी कि अब ये जो फ्लोरोस्कोपी प्रोसीजर है, कोई भी अगर मान लीजिए अपन ने और आगे अगर रिसेंट खोज की है, ठीक है, या रिसेंटली अपने को रिजल्ट्स डेवलप होकर मिले हैं या इंक्रीज होकर मिले हैं, तो उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोसीजर थी तो उस प्रोसीजर को अपन फ्लोरोस्कोपी पर पहले क्या कर रहे थे, कंप्लीट कर रहे थे, लेकिन अब उस फ्लोरोस्कोपी की जगह उस इन्वेस्टिगेशन को अपन मान लीजिए किसी भी एमआरआई के अंदर अगर अपन उसको कंप्लीट कर पा रहे हैं या उसको वाइडली असेस कर पा रहे हैं, देन इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि फ्लोरोस्कोपी को रिप्लेस करके हमने उस टेक्नोलॉजी को या उस प्रोसीजर को एमआरआई के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो एमआरआई के अंदर भी आपको ये काफी सारी ऐसे इसके अंदर प्रोसीजर्स रहेगी जो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। कुछ प्रोसीजर्स होगी जिनके असेसमेंट के लिए या जिनकी हेल्प के लिए या मान लीजिए उस प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए आपको सोनोग्राफी की जरूरत भी पड़ेगी, यानी कि यूएसजी की जरूरत भी पड़ेगी। तो सभी के बारे में आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए इनके बारे में, ठीक है, इनके बारे में पता होगी तभी जाकर आपकी सारी की सारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट होगी, ठीक है। तो देखिए यहां पर सिलेबस की अपन बात कर लेते हैं। देखिए रेडियोग्राफी इज ए ब्रांच ऑफ फोटोग्राफी, क्या है, फोटोग्राफी की ब्रांच है इन विच एन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन ए फिल्म और प्लेट बाय एक्सपोजर टू द एक्सरे ऑन ओपेक ऑब्जेक्ट, एग्जांपल पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी और मेटल कास्टिंग इज प्लेस्ड बिटवीन द सोर्स ऑफ द एक्सरेज एंड सेंसिटाइज्ड मटेरियल्स। इट मीन्स आपको पता था, मैंने पहले भी ये चीज एक्सप्लेनेशन की हुई है, फिर से बता देता हूं कि जो हमारी रेडियोग्राफी जो ब्रांच है, एक्सरे की जो ब्रांच है वो किस प्रकार से रहने वाली है कि रेडिएशन का यूज करते हुए हम इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर का इमेज एक एक्सरे प्लेट के ऊपर लेते हैं। ये चीज ही यहां पर बताई गई है। द रिजल्टिंग रेडियोग्राफ शो द डिटेल ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, जो आपको रिजल्टिंग रेडियोग्राफ होगा वो रिजल्टिंग रेडियोग्राफ आपको क्या दिखाएगा, वो दिखाएगा आपको इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर। क्या दिखाएगा, इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर। ये 2-3 बार मैंने बताई हुई है, बार बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये रेडियोग्राफी की अपनी डेफिनेशन हो जाएगी। विच आर वाइडली यूज इन मेडिकल फील्ड फॉर डायग्नोसिस, जिसका यूज अपन डायग्नोसिस करने के लिए मेडिकल फील्ड में वाइडली यूज करते हैं, ठीक है। अब कंटेंट देखिए इसमें क्या क्या चीजें आ जाएगी आपकी। स्पेशल रेडियोग्राफिक टेक्निक्स आएगी, स्पेशल रेडियोग्राफिक टेक्निक जैसे आईवीपी हो गई, ठीक है, इंट्रावेनस पाइलोग्राफी वगैरह, आरजीयू एमसीयू वगैरह स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हो गई आपकी, ठीक है, जहां पर जो आपके किसी भी रीनल सिस्टम के अंदर कोई भी जो मान लीजिए उसका ऑर्गन है रीनल फंक्शन का, जैसे यूरेटर, किडनी, ब्लैडर, तो उसके अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन जो आया हुआ है उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करवाने के लिए, उसको असेस करने के लिए अपन क्या करते हैं, स्पेशल टेक्निक का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एंजियोग्राफी हो गई, एंजियोग्राफी के अंदर भी मान लीजिए कहीं पर एन्यूरिज्म वाली कंडीशन है या स्टंट प्लेसमेंट करना है, देन आपको रेडियोग्राफिक स्पेशल रेडियोग्राफिक इन्वेस्टिगेशन की जो जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो वहां पर अपन टेक्निक्स का
यूज करेंगे, एप्लीकेशंस किन किन इंस्ट्रूमेंट्स का अपन वहाँ पर यूज करने वाले हैं, एंड यूजेस ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया, और कॉन्ट्रास्ट मीडिया का भी अपन यूज करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया आपका मेन रहने वाला है, हर बार आपको 20 मार्क्स के अंदर ये चीज देखने को मिल ही जाएगी, तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया को भी अपन एकदम सिंपली वे के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा कैरोटिड एंजियोग्राफी, इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू द ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन, यानी कि ब्रेन के जो ब्लड सप्लाई हो रही है, ठीक है, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे सर्कल ऑफ विल्स, सर्कल ऑफ विल्स। ठीक है, इसके बारे में भी अपन ब्रीफली डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ने वाले हैं। तो सप्लाई ऑफ ब्रेन की बारे में जो अपन पढ़ेंगे कैरोटिड एंजियोग्राफी, तो देखेंगे कि किस प्रकार से ब्रेन को ब्लड की सप्लाई हो रही है, या किस प्रकार से, या कौन सी ऐसी वेन है या कौन सी ऐसी आर्टरी है जो ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रही, जिसके कारण ब्रेन के अंदर काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो उनको असेस करने के लिए अपन कैरोटिड एंजियोग्राफी करवाते हैं। वेंट्रिकुलोग्राफी, वेंट्रिकुलोग्राफी रहेगी आपकी स्पाइनल कोड से रिलेटेड, एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं, जिसके अंदर आपको पोजिशनिंग देखने को मिलेगी, टेक्निक्स देखने को मिलेगी, न्यूमो इंसेफेलोग्राफी ट्रॉली, ठीक है, एक ट्रॉली रहती है, उसके ऊपर पेशेंट को लेटाया जाता है, तब जाकर एक रेडियोग्राफिक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है। उसके इक्विपमेंट्स के बारे में बताया जाएगा, प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट एंड आफ्टर केयर। देखिए, इसके अंदर जो हमने फर्स्ट ईयर के अंदर रेडियोग्राफी पढ़ी थी, तो रेडियोग्राफी के अंदर अपन ने एक प्रोसीजर देखी थी। कौन सी प्रोसीजर, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग अपने सारे रेडियोग्राफ किए थे। कौन कौन सी? सबसे पहले अपन, जिसे भी मान लीजिए आपका कोई भी आया है, जैसे मान लीजिए आपका फ्रॉग व्यू आ गया, फ्रॉग व्यू आ गया, तो फ्रॉग व्यू के अंदर हमने सबसे पहले क्या किया था, इसकी सबसे पहले तो अपन ने डेफिनेशन लिखी थी, डेफिनेशन लिखी थी। ठीक है, डेफिनेशन लिखने के बाद में हमने क्या किया था, उससे रिलेटेड जितने भी इंडिकेशंस थे, उन इंडिकेशंस को आपको बताया था। इंडिकेशंस को बताने से पहले यहां पर आपको इसकी एनाटॉमी बताई थी। ठीक है, डेफिनेशन के बाद में क्या बताई थी, एनाटॉमी बताई थी। एनाटॉमी के बाद में उससे रिलेटेड इंडिकेशंस, इंडिकेशन देन कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बाद में हमने पेशेंट प्रिपरेशन, पेशेंट प्रिपरेशन के बाद में पेशेंट प्रोसीजर, पेशेंट प्रोसीजर, पेशेंट प्रोसीजर के बाद में हमारे आ गई थी सेंटर रे, सील्डिंग, ये सारी चीजें आ गई थी। सील्डिंग के बाद में हमने यहां पर एक्सपोजर चार्ट लिखा था, एक्सपोजर चार्ट, और देन रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस, रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस, इसके बारे में हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा है। ठीक है, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, इसी प्रकार से पढ़ा है। अब जो सेकेंड ईयर का कोई भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करने का जो तरीका रहेगा वो क्या रहने वाला है, देखिए इसी का जस्ट अपन देख सकते हैं कि सेकेंड ईयर का जो तरीका रहेगा उसके अंदर आपको क्या दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आईवीपी आपको दे दिया गया है, कोई भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन आईवीपी आपको दे दिया गया है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इसकी फुल फॉर्म लिखोगे, एक तो फुल फॉर्म बताओगे। फुल फॉर्म बताने के बाद में सबसे पहले रहेगा आपका वही डेफिनेशन का, ठीक है, डेफिनेशन बताने के बाद में आप बताओगे इसकी एनाटॉमी रिलेटेड, आईवीपी किससे रिलेटेड है, इसकी एनाटॉमी क्या रहेगी। एनाटॉमी बताने के बाद में हम बताएंगे यहां पर इंडिकेशंस कि किन किन कंडीशन के अंदर अपन ये प्रोसीजर कंप्लीट करवाएंगे। इंडिकेशंस के बाद में आ जाएगा आपका कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इसके अंदर काफी सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ठीक है, जैसे आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था कि एक ही कॉन्ट्रा इंडिकेशन हमने लिखा था, वो कौन सा था, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, ये सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी हमारा कॉन्ट्रा इंडिकेशन था। लेकिन यहां पर काफी सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशन रहेंगे जो अलग अलग इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग अलग रहेंगे, तो वो अपन पढ़ेंगे तभी देखेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बाद में वही रहेगी आपकी पेशेंट प्रिपरेशन, जिसको अपन स्पेशल प्रिपरेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको देखने को मिलेगा क्या, पेशेंट पोजिशनिंग, पेशेंट पोजिशनिंग के बाद में आपको देखने को मिलेगा यहां पर पेशेंट की पोजिशनिंग कंप्लीट हुई, कंप्लीट होने के बाद में आपको यहां पर आफ्टर केयर के नाम से भी एक चीज देखने को मिलेगी, आफ्टर केयर। आफ्टर केयर क्यों, क्योंकि यहां पर जब भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की जाएगी रेडियोग्राफी सेकेंड के अंदर, तो यहां पर बाय यूजिंग ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया की जाएगी। किसके द्वारा, कॉन्ट्रास्ट मीडिया के द्वारा। जो सेकेंड ईयर के अंदर आपकी मोस्टली जितनी भी रेडियोग्राफी स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस है उनको अपन किसके द्वारा कंप्लीट कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट मीडिया के द्वारा कंप्लीट कर रहे हैं। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या करता है, कभी कभी
ऐसी कंडीशंस पैदा कर देता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जैसे एलर्जी वाली कंडीशन, ब्रीथिंग कंडीशंस, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया जब तक ह्यूमन बॉडी से रिमूव नहीं हो जाता तब तक पेशेंट को अपन क्या करते हैं, आफ्टर केयर करवाते हैं। यानी कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया आपका जैसे ही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन हो गई, तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के बाद में पेशेंट को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो चीज़ें भी अपन एक प्रोसीजर कंप्लीट होने के साथ साथ रेडियोग्राफर्स होने के नाते पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि आपको अब ये चीज़ें करनी है। वाटर इनटेक करना है वाइडली, यानी कि आपको ज़्यादा मात्रा के अंदर क्या करना है, पानी पीना है, ताकि कॉन्ट्रास्ट मीडिया आपके यूरिन के द्वारा फ्लो आउट होकर बाहर रिमूव हो जाए, ठीक है। तो आफ्टर केयर के अंदर आपको सब सारी चीजें अपन बताते हैं। तो ये वाला आपका सारा का सारा स्टेप रहेगा सेकेंड ईयर का, ठीक है। इसके अलावा वेंट्रिकुलोग्राफी हो गई, एंजियोग्राफी हो गई, आपकी वेसल्स के लिए अपन करते हैं केथ लैब प्रोसीजर के द्वारा करवाते हैं। जैसा मैंने बताया था आपको, केथ लैब इसके अंदर अपन देखेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रिलेटेड, जीआईटी ट्रैक्ट से रिलेटेड, जीआईटी ट्रैक्ट से रिलेटेड जितनी भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है वो देखेंगे। जैसे कौन कौन सी हो गई, बेरियम स्वेलो हो गई, बेरियम मील हो गई, बेरियम मील फॉलो थ्रो हो गई। देखिए ये बेरियम जो होगा, ये बेरियम नाम आ रहा है, ये है कॉन्ट्रास्ट मीडिया, आपका कॉन्ट्रास्ट मीडिया ही, आयोडीन कॉन्ट्रास्ट मीडिया और बेरियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया अपन यूज लेंगे रेडियोग्राफी के लिए। यानी कि स्पेशल जो आपकी रेडियोग्राफी है जिसको आप एक्सरे के द्वारा कंप्लीट करवा रहे हो, तो एक्सरे के द्वारा जो कंप्लीट होगी वहां पर अपन आयोडीन कॉन्ट्रास्ट मीडिया और बेरियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज लेंगे, ठीक है। इसके अलावा सोनोग्राफी के लिए अलग है आपका, और एमआरआई के लिए कॉन्ट्रास्ट मीडिया अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर जो आपके एक्सरे का यूज करते हो आप, तो जीआईटी ट्रैक्ट से रिलेटेड आप जब भी रेडियोग्राफी करोगे तो वहां पर आपको बेरियम रिलेटेड रेडियोग्राफ देखने को मिलेगा। तो बेरियम और आयोडीन ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया कब कब आपको कहां कहां यूज करना है, तो वो चीजें पढ़ाई जाएगी आपको कॉन्ट्रास्ट मीडिया वाले चैप्टर में। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया वाला चैप्टर आप कंप्लीट देखें, जहां पर आपको कंप्लीट होगा, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे वो आपका एक प्रकार से थ्योरेटिकल बेसिस एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव बेसिस एग्जाम हो, तो दोनों ही जगह आपको यहां से कॉन्ट्रास्ट मीडिया के यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो कंप्लीट क्लास रहेगी अपनी कॉन्ट्रास्ट मीडिया की, उसको आप जरूर देखें, ठीक है। तो जीआईटी ट्रैक्ट से जितने भी रिलेटेड रेडियोग्राफ होंगे वहां पर अपन बेरियम रेडियोग्राफ ही यूज लेंगे या बेरियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया ही यूज लेंगे। कौन सा केस रहेगा जहां हम बेरियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज न लेकर आयोडीन कॉन्ट्रास्ट मीडिया लेते हैं, तो वो चीज मैं बता देता हूं यहीं पर आपको। सस्पेक्टेड परफोरेशन वाली कंडीशन में, किस कंडीशन में, सस्पेक्टेड परफोरेशन वाली कंडीशन में, यदि मान लीजिए इंटेस्टाइन के अंदर कहीं पर भी कोई भी परफोरेशन हो गया है, कोई भी स्मॉल इंटेस्टाइन हो या लार्ज इंटेस्टाइन हो, आपका कोई भी कोलोन हो, उसके अंदर परफोरेशन वाली, छेद वाली कंडीशन है, जिसके द्वारा अपन बेरियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया पेशेंट को दे रहे हैं और वो आपकी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर क्या हो रहा है, स्पिल हो रहा है। तो उस कंडीशन में पेरिटोनियल नहीं रहेगी, जो आपकी इंटेस्टाइनल कैविटी है, जो उसके इंटेस्टाइनल कैविटी के अंदर चारों तरफ स्पील हो रहा है, तो उस स्पील वाले एरिया के अंदर आपका बेरियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया फैल रहा है और वो बाद में क्या नहीं हो रहा, ऑब्जर्व नहीं हो रहा और रिमूव नहीं हो पा रहा। तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, वहां पर बेरियम कॉन्ट्रास्ट मीडिया नहीं देंगे, वहां पर अपन क्या करेंगे, वहां पर आयोडीन बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया देंगे। क्योंकि बेरियम बेस्ड जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है, वो बेरियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया अपन कब देते हैं, वो बेरियम बेस्ड जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया रहेगा, वो बेरियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया अपन मेनली 2 कंडीशन में देते हैं। कौन कौन सी में, एक तो इंटेस्टाइनल जो इसका मोशन है, लेयर का मोशन है, इस लेयर के मोशन को देखने के लिए करते हैं, ठीक है। दूसरा रहेगा आपकी जो इंटेस्टाइनल की जो लेयर्स है जितनी भी, वो किस प्रकार से सिचुएटेड है, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल जो आपकी मोशन है लेयर्स का, उसको देखने के लिए मेनली अपन करेंगे। दूसरी चीज रहती है आपकी यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन हो, जो क्या नहीं हो, कंप्लीट ना हो, नॉट कंप्लीट, ठीक है, उसके लिए भी अपन करेंगे, ठीक है। तो ये अपन करेंगे किसके लिए, ये करते हैं अपन बेरियम के लिए, ठीक है। इसके अलावा बायलरी ट्रैक्ट से रिलेटेड, बायलरी ट्रैक्ट कौन सी हो जाएगी आपकी, जो आपका बाइल को इंटेस्टाइन तक लेकर जाएगी, ठीक है। लीवर से जो आपका बाइल बनेगा, उस बाइल को गोल ब्लैडर तक और गोल ब्लैडर से वापस आपके इंटेस्टाइनल तक लेकर जाने वाली जो ट्रैक्ट है, यदि उसके अंदर किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, कोई वहां पर स्टोन प्रेजेंट हो गया हो, ठीक है, या उसके अंदर एन्यूरिज्म वाली कंडीशन आ गई हो, या कोई चीज वहां पर अटक गई हो, तो देन वो स्पेशल सारी
अपन देखने के लिए उसको क्या करवाते हैं, बेरियम या बायोडेटेक्ट इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, जिसके अंदर कौन कौन सी हो गई, मेनली आपकी ओरल कोलेंजियोग्राफी हो गई। ओरल का मतलब क्या हो जाएगा, जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया दिया जाएगा वो बाय माउथ, बाय ओरली दिया जाएगा, कोलेंजियोसिस्टोग्राफी होगी। आईवीसी हो गई, इंट्रावेनस कोलेंजियोग्राफी होगी, मतलब जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया दिया जाएगा वो इंट्रावेनसली दिया जाएगा। ट्रांसहिपेटिक प्रोसीजर हो गई आपकी, ट्रांसहिपेटिक हो गई मतलब जो आपका कॉन्ट्रास्ट मीडिया हो जाएगा वो आपको हिपेटिक तक पहुंचाना होगा। इसके अलावा प्री ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी, जो बायलरी आपका एक प्रकार से गोल ब्लेडर हो गया, उस गोल ब्लेडर के अंदर जो स्टोन मोस्टली जा एक प्रकार से क्या होता है कि गोल ब्लेडर के अंदर जब भी स्टोन्स वगैरह जो बनते हैं तो उन स्टोन्स वगैरह को रिमूव इजीली नहीं किया जा सकता। ठीक है, यदि ज्यादा मात्रा के अंदर स्टोन प्रेजेंट हो गया है देन वो क्या करेंगे, वहां से गोल ब्लेडर को रिमूव ही करवाना पड़ता है। ठीक है, तो वहां पर गोल ब्लेडर से क्या करना पड़ता है, रिमूव करवाना पड़ता है। तो रिमूव करवाने के बाद में यहां पर रहेगा आपकी प्री ऑपरेटिव कोलेंजियोग्राफी, यानी कि आपको ऑपरेशन करवाने से पहले भी एक बार एमआरआई या सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा। उसके अलावा टी ट्यूब कोलेंजियोग्राफी, टी ट्यूब का मतलब क्या होगा, ऑपरेट करवाने के 10 डेज बाद, ऑपरेट करवाने के 10 डेज बाद में क्या किया जाता है, या ऑपरेशन के दौरान ही, ऑपरेशन के दौरान जैसे ही गोल ब्लेडर रिमूव किया तो गोल ब्लेडर के साथ यहां पर एक टी ट्यूब जोड़ दी जाती है। वो टी ट्यूब क्या करती है, उसका एक माउथ तो आपके किसकी तरफ जाता है, एक माउथ जाता है आपका सीबीडी तरफ, कॉमन बाइल डक्ट की तरफ जाता है, और एक माउथ आता है आपके बाहर की साइड। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि आपका बाइल आगे जा पा रहा है नहीं जा पा रहा है, तो इसके असेसमेंट के लिए अपन टी ट्यूब लगा देते हैं। ठीक है, टी ट्यूब वाला करते हैं। एक होता है आपका ईआरसीपी, एंडोस्कोपी रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पेनक्रिएटोग्राफी। ठीक है, इसका मतलब ये रहता है कि एंडोस्कोप अपन भेजते हैं माउथ के द्वारा, माउथ के द्वारा जिसे आपका एंडोस्कोप जाएगा, एंडोस्कोप आपके इंटेस्टाइनल तक गया, इंटेस्टाइन स्टमक तक गया, स्टमक के जिसे अपन जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन रहेगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है, देखिए यहां पर देखिए, ये हो गया आपका स्टमक, और स्टमक से जैसे ही आपकी यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन बनती है तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मीडियल वाला पार्ट है, इलियम का मीडियल वाला पार्ट, यहां पर आकर आपकी क्या करती है, सीबीडी जुड़ती है। तो यहां से अपन क्या करते हैं, फिर यहां से आपको भेजा जाता है। ठीक है, ये तो आपके पेनक्रिया से जुड़ जाएगी, कॉमन पेनक्रियाटिक डक्ट, यहां पर ये हो जाएगा आपका कॉमन बाइल डक्ट, ये हो जाएगा आपका यहां पर गोल ब्लेडर। ठीक है, ये गोल ब्लेडर के साथ साथ ही देखिए ये गोल ब्लेडर रह जाएगा, गोल ब्लेडर के ऊपर आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी आपका लीवर, इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर तक अपन क्या करते हैं, यहां तक उस एंडोस्कोप को भेजते हैं और एंडोस्कोप को यहां से आगे तक भेजते हैं, जो आपको यहां पर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है इस ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में बताएगा। ठीक है, इसके अलावा अपन चलेंगे माइलोग्राफी के अंदर। ठीक है, यहां पर अपन चलेंगे किसके अंदर, माइलोग्राफी के अंदर। माइलोग्राफी के बाद में देखिए, एक सेकंड मिटा लेते हैं। हम्म, कहाँ तक आ गए, माइलोग्राफी के अंदर। अब माइलोग्राफी के अंदर देखते हैं, यहाँ पर आपकी वर्टिब्रल एंजियोग्राफी आएगी, जितनी भी वर्टिब्रा से रिलेटेड जो रेडियोग्राफी आपकी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन उसके लिए करते हैं, किस प्रकार से पेशेंट को प्रिपेयर करना है, कौन ट्रांसमीडिया कौन सा यूज करना है, क्या क्या टेक्निक्स यहाँ पर यूज करनी है। यूरिनरी ट्रैक्ट से रिलेटेड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो आपको केयूबी, ठीक है, जो आपको फर्स्ट ईयर के अंदर देखने को मिली थी, ठीक है, उसी का यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करते हुए अपन क्या करेंगे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन दे देंगे, जिसको अपन रेडियोग्राफी सेकंड के अंदर पढ़ने वाले हैं। आईवीयू बोल दो या आईवीपी बोल दो, बात एक ही है। आईवीपी मतलब इंट्रावेनस पाइलोग्राफी बोल दो, या आईवीयू इंट्रावेनस यूरेथ्रोग्राम अपन बोल सकते हैं। तो इसकी भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होगी, जहां पर किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर के अंदर जो स्टोन वगैरह है, मेनली स्टोन कैलकुलस जो आपकी कंडीशन है, उसको असेस करने के लिए अपन आईवीपी या आईवी रेडियोग्राफ करवाते हैं। यह भी मोस्टली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चाहे आपको प्रैक्टिकल में पूछ ले या आपको एक प्रकार से थ्योरी क्वेश्चन में पूछ ले। आरजीयू रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राफी ये भी पूछा जाता है, स्पेशल मेल के लिए अपन करते हैं। ठीक है, इसके अलावा सिस्टोयूरेथ्रोग्राफ होता है, मिक्चुरेटिंग यूरेथ्रोग्राफ होता है, जिसको अपन एमसीयू बोलते हैं। तो आरजीयू एमसीयू आपको काफी बार देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो स्टेरोसेल्पिंगोग्राफी, जिसको अपन बोलते हैं एचएसजी। ठीक है, एचएसजी भी आपको देखने को मिलेगी, जिसका नाम हो गया आपका हिस्टेरो
सल्पिंगोग्राफी, ठीक है, सल्पिंगोग्राफी। काफी बार इसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि पेशेंट को एचएसजी करवाते टाइम किस पोजीशन के अंदर अपन लेटाते हैं, उस पोजीशन का नाम क्या है, ठीक है। तो काफी बार पूछा गया है, आपको याद रहना चाहिए लिथोटोमी पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन। तो इस लिथोटोमी पोजीशन के अंदर मैंने बताया हुआ है, आपकी जो क्लास रही थी शुरुआत के अंदर, वहां पर मैंने लिथोटोमी पोजीशन के बारे में भी बताया था, जो आपकी पोजीशन से रिलेटेड जो क्लास थी इसके अंदर, ठीक है। तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होती है फीमेल के लिए, अपन करते हैं फीमेल के अंदर जो आपका यूट्रस है, यूट्रस एंड जो फेलोपियन ट्यूब है, उन फेलोपियन ट्यूब के अंदर कोई भी जो ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह आ रहा है जिसकी वजह से फीमेल्स प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही, तो उस कंडीशन के अंदर भी अपन एचएसजी जो स्पेशल रेडियोग्राफ है उसको करवाते हैं। तो वो रेडियोग्राफ किस प्रकार से होता है या वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन किस प्रकार से कंप्लीट होती है, उसके बारे में अपन एचएसजी के अंदर देखने को मिलेंगे। टोमोग्राफी, टोमोग्राफी आपका मेन रहने वाला है, इसका प्रिंसिपल आपको देखने को मिलेगा। टोमोग्राफी का मतलब क्या हो जाएगा कि किस प्रकार से स्लाइसेस के अंदर किस प्रकार से काट काट कर अपन क्या नाम से रेडियोग्राफ कर रहे हैं, ठीक है। जो आपका सीटी कंप्यूटेड टोमोग्राफी था, जैसे अपन सीटी की फुल फॉर्म देंगे कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी के अंदर अपन क्या करते हैं, कोई भी जो अपन का ऑर्गन है, जैसे ब्रेन हो गया, तो ब्रेन को किस प्रकार से स्लाइसेस के अंदर काट कर अपन उसके अंदर पैथोलॉजीज देखते हैं, ठीक है। तो उसकी टोमोग्राफी के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। इक्विपमेंट्स कौन कौन सा यूज होते हैं, क्या क्या इसके टाइप्स हैं, किस प्रकार से ये काम करती है, तो टोमोग्राफी के अंदर देखिए। थिएटर टेक्निक्स हो जाएगी, जिसके अंदर आपके स्टेराइल टेक्निक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर जब भी आप रेडियोग्राफी से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करवा रहे हो, देन आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे अपन ने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था, जो ऑपरेशन थिएटर रेडियोग्राफी थी, तो ऑपरेशन थिएटर रेडियोग्राफी को कंप्लीट करवाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले कैसेट को स्टेराइल करना है, वापस लाते टाइम भी स्टेराइल करना है, जितने भी स्ट्रिक्ट जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फॉलो अप करना है, ठीक है। तो हैंड्स हाइजीन वगैरह जितनी भी है सारी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लीनिंग ऑफ मोबाइल यूनिट ऑफ सीआरएम, जिनका यूज आप ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के लिए कर रहे हो, ठीक है। जो आपकी मोबाइल रेडियोग्राफी है या पोर्टेबल जो आपका इक्विपमेंट है, तो उनको आप किस प्रकार से क्लीनिंग करोगे बिफोर एंड आफ्टर यूजिंग ऑफ द ऑपरेशन थिएटर, यानी कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर आपने जैसे ही उसको लेकर गए और वापस लाए, तो उनकी किस प्रकार से क्लीनिंग करनी है। अदर्स के अंदर आपको जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है, जहां पर आपको डेक्रोसिस्टोग्राफी देखने को मिलेगा, लेक्रिमल डक्ट से रिलेटेड। इसके अलावा साइलोग्राफी मिलेगा सलाइवरी ग्लैंड से रिलेटेड, साइनोग्राफी मिलेगा आपको साइनसेस से रिलेटेड, एंजियोग्राफी हो गई आपकी सेरेब्रल एंड वेनोग्राफी, ठीक है, जिसके अंदर आपको वेंस के बारे में भी देखने मिलेगा। ब्रोंकोग्राफी मिलेगा आपका लंग्स से रिलेटेड, एंड आर्टीरियोग्राफी आपको आर्टरी से रिलेटेड मिलेगा। मेमोग्राफी जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, मेमोग्राफी को भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में ले लिया जाता है कभी कभी, तो मेमोग्राफी के बारे में भी आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सी पोजीशन इसके अंदर इंक्लूड रहती है, किस प्रकार से रेडियोग्राफ किया जाता है, तो मेमोग्राफी का भी आपको अलग से वीडियो मिलेगा, ठीक है। स्प्लीनोपोर्टोवेनोग्राफी, स्प्लीन और पोर्टल जो वेन है इसकी भी एक रेडियोग्राफी होती है, तो उसका भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा स्पेशल व्यू। लिम्फेंजियोग्राफी एक भी मिलेगा। सेरो रेडियोग्राफी जो आपका फर्स्ट ईयर का ही पार्ट है, सेकेंड ईयर के अंदर भी ये काफी बार पूछा गया है, तो सेरो रेडियोग्राफी जिसको अपन जीरो रेडियोग्राफी भी बोलते हैं, सेरो बोल दो या जीरो रेडियोग्राफी बोल दो, ये चीज भी आपको देखने को मिलेगी। तो इस प्रकार से जितने भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है, उन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन को अपन जो रेडियोग्राफी सेकंड है उसके अंदर वन बाय वन करते हुए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रहेगा आपका कॉन्ट्रास्ट मीडिया का, ठीक है, क्योंकि जितनी भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन है, इन सभी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन में मेजर जो रोल है, वो मेजर रोल किसका है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया का। यदि आप कॉन्ट्रास्ट मीडिया ही गलत यूज कर रहे हैं, देन आपकी सारी प्रोसीजर ही क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया आपको मेन याद रखना है कि कौन सी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के अंदर किस प्रकार का कॉन्ट्रास्ट मीडिया कितने अमाउंट के अंदर और किस प्रकार से पेशेंट के अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका किसका, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ रेडियोथेरेपी, यानी कि जो सेकंड आपका सब्जेक्ट रहेगा वो सेकंड सब्जेक्ट रहने वाला है आपका रेडियोथेरेपी, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि रेडिएशन के कौन कौन से नुकसान हैं और उन नुकसानों से, यानी कि रेडिएशन हजार्ड क्या हो जाएगा, रेडिएशन के नुकसान, ठीक है।
जब भी कोई भी रेडियोग्राफर किसी भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करवा रहा है तो वहाँ पर उसको रेडिएशन का जो डोज लग रहा है, उस रेडिएशन की डोज की वजह से या उस रेडिएशन की वजह से किसी भी पेशेंट को या किसी भी रेडियोग्राफर को कितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन लग रहा है और कितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन की वजह से उसके अंदर क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, तो उसके बारे में अपन रेडिएशन हजार्ड के अंदर पढ़ेंगे। साथ ही हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से उन रेडिएशन से बचा जा सकता है, पेशेंट को भी बचाया जा सकता है और जो आपका एक प्रकार से वहां पर रेडियोग्राफ है उसको भी किस प्रकार से बचाया जा सकता है। तो दोनों ही चीजों के अंदर अपन देखेंगे, ठीक है। तो जब भी रेडिएशन की फील्ड के अंदर जो भी रेडियोग्राफर काम करता है तो उसको रेडिएशन से भी नुकसान होते हैं और उनको किस प्रकार से बचाया जा सकता है उसको अपन रेडियोथेरेपी वाले चैप्टर में देखेंगे। अब देखिए रेडियोथेरेपी क्या हो जाएगी। एक्सरे में कोज हार्म, अक्सर क्या कर सकती है, हार्मफुल इफेक्ट शो कर सकती है। मैनी सोमेटिक डेंजर ऑफ द रेडिएशन बिकॉज एविडेंट ए फ्यू मंथ आफ्टर एक्सरे वर डिस्कवर्ड, ठीक है। क्योंकि एक्सरे की जैसे ही खोज हुई थी तो कुछ साल ही बाद में क्या किया गया था, उसके जो या कुछ समय बाद ही उसके रेडिएशन के रिस्क देखे जाने लगे थे कि रेडिएशन से जो इंफर्टिलिटी वाली कंडीशन, स्किन इरिथेमा वाली कंडीशन, हेयर फॉल्स वाली कंडीशन, काफी सारी कंडीशंस यहाँ पर मेजरली देखी गई थी। तो स्मॉल डोजेज ऑफ रेडिएशन कैन कोज बोथ म्यूटेशन एंड न्यूप्लाज्म। देखिए जो स्मॉल डोज ऑफ रेडिएशन है वो म्यूटेशन और न्यूप्लाज्म यानी कि कैंसर सेल्स की ग्रोथ को भी डेवलप कर सकती है, ठीक है। तो नो वन नो जस्ट हाउ मच रेडिएशन इज टॉलरेबल, कि कितनी रेडिएशन नुकसानदायक है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। प्रोटेक्शन मस्ट बी प्रोवाइडेड अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ रेडिएशन टू जनरल पब्लिक एज वेल एज रेडिएशन वर्कर। तो रेडिएशन से प्रोटेक्शन के लिए जितनी भी अवेयरनेस है उन अवेयरनेस के बारे में अपने को या उनको जो रेडिएशन वर्कर्स है उन रेडिएशन वर्कर्स को और जो रेडिएशन वर्कर्स के अलावा जो पेशेंट्स हैं उनको रेडिएशन के जो जितने भी अवेयरनेस है उनके बारे में बताना चाहिए। यानी कि किस प्रकार से आपको रेडिएशन से नुकसान होता है और रेडिएशन से जो नुकसान हो रहा है उनसे किस प्रकार से बचा जा सकता है। तो दोनों ही चीजें अपने को रेडिएशन वर्कर और जो पेशेंट है उन दोनों को बतानी चाहिए, ठीक है, ताकि वो रेडिएशन जितनी हो सके उतना उससे बच सके। द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ एक्सरे इज टू द ऑपरेट एंड डॉक्टर, ठीक है। किनको लगता है ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ एक्सरे का, किसको रहता है, जो उसको ऑपरेट कर रहा है और साथ ही साथ जो वहां पर डॉक्टर्स बैठे हुए हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। क्योंकि पेशेंट आता है, एक पेशेंट तो एक्सपोज होकर चला जाएगा, ठीक है, लेकिन वहां पर जो वर्कर काम कर रहा है वो हर बार एक्सपोज होता है, ठीक है। हर पेशेंट को ऑपरेट करने से पहले मान लीजिए उस रेडियोग्राफर क्या करेगा, जैसे भी कोई पेशेंट आया तो उस पेशेंट का रेडियोग्राफ लेने से पहले भी और उस पेशेंट को जाने के बाद भी जो दूसरा पेशेंट आएगा तो दोनों ही कंडीशन में एक रेडियोग्राफर क्या होता है, एक्सपोज होता है एक्सरे से। तो जो अमाउंट ऑफ अपन देखे रेडिएशन का ज्यादातर मात्रा के अंदर, तो वो रेडिएशन जो वर्कर है उसको सबसे ज्यादा लगने के चांसेस रहते हैं। तो रेडिएशन वर्कर्स को किस प्रकार से एक्सरे से बचाया जा सकता है उनके बारे में देखेंगे। हाउ मेनी बी एक्सपोज रिपीटली ओवर द ईयर वाइल दे आर वर्किंग, और यहाँ पर अपन अमाउंट ऑफ रेडिएशन देखेंगे कि एक वर्ष के दौरान रेडिएशन वर्कर को कितनी रेडिएशन डोज लगी है। तो इनका मेजरमेंट भी किया जाएगा। इनका मेजरमेंट करने के साथ साथ इनको प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर चीजें भी दी जाती है, तो उनके बारे में भी, इक्विपमेंट्स के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। अब कंटेंट में देखिए, कंटेंट के अंदर जो अपना रहेगा वो कौन कौन सा रहेगा। जनरल प्रिंसिपल ऑफ रेडियोथेरेपी की, रेडियोथेरेपी का अपन जनरल प्रिंसिपल देखेंगे। थेरेपेटिक रेशियो देखने वाले हैं। यहाँ पर मेनली अपन देखेंगे सेल साइकिल। सेल साइकिल आपको वापस से पढ़नी है। सेल के बारे में आपको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको डीपली स्टडी करवाई जाएगी कि जो रेडिएशन जो होती है वो पेशेंट के ऊपर किस प्रकार से हार्मफुल इफेक्ट शो करती है, या जो रेडिएशन वर्कर है या जो ह्यूमन बॉडी है उस ह्यूमन बॉडी के ऊपर रेडिएशन किस प्रकार से हार्मफुल इफेक्ट शो कर सकती है। जो उसकी जो आने वाली जो जनरेशन है उस आने वाली जनरेशन के अंदर भी किस प्रकार से उसके रिजल्ट्स देखे जा सकते हैं, इनके बारे में अपन को अगर जानना है देन आपको सेल का है जो सेल को वापस स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जहां पर अपन सेल साइकिल अपनी मेन रहने वाली है, क्योंकि सेल साइकिल के अंदर ही हम देखेंगे कि सेल साइकिल का जो आपका फेज रहता है, ठीक है, यानी कि मान लीजिए G1 फेज, G2 फेज, S फेज, ठीक है। तो इनके अंदर से सबसे मोस्टली जो मोस्टली अपन बोल सकते हैं हाईली रेडियो सेंसिटिव फेज कौन सी है, जिस कंडीशन में अगर मान लीजिए
इस कंडीशन में अगर सेल का डेवलपमेंट हो रहा है तो उस सेल के डेवलपमेंट के दौरान मान लीजिए अगर एस फेज के अंदर अगर सेल है और एस फेज के अंदर अगर मान लीजिए रेडिएशन लगी है, तो वो रेडिएशन लगने के कारण क्या हो जाएगी, उस फेज के अंदर रेडिएशन मान लीजिए एस फेज के अंदर लगी है, तो एस फेज के अंदर क्या होती है, जो सेल होती है, जो सेल होती है वो क्या रहती है, वो रहती है आपकी हाईली सेंसिटिव। वो क्या रहती है, हाईली सेंसिटिव रहती है रेडिएशन से एस फेज के अंदर। तो यहां पर आपको अगर मान लीजिए एस फेज के अंदर अगर रेडिएशन लगी है, तो एस फेज के अंदर रेडिएशन लगने के साथ क्या हो जाएगा, यहां पर आपको काफी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। वो चेंजेस इसकी ग्रोथ से रिलेटेड भी हो सकते हैं, या मान लीजिए एक सेल से जो दो सेल बनती है, यहां पर अगर मान लीजिए एस फेज के अंदर अगर रेडिएशन लगी है, देन वो एक सेल से दो की जगह तीन सेल भी ग्रोथ कर सकती है, फोर सेल्स भी उनका ग्रोथ हो सकता है, या वन सेल से वन सेल ही डेवलप हो सकती है। तो इसके द्वारा क्या होगा, यहां पर जो अननेसेसरी डेवलपमेंट या अननेसेसरी ग्रोथ जो होगी सेल की, जिसकी वजह से नियोप्लाज्म वाली कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो सेल साइकिल भी अपने को देखने को मिलेगी। इसके अलावा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेडिएशन इफेक्ट ऑन नॉर्मल ट्यूमर सेल, कि किस प्रकार से नॉर्मल ट्यूमर सेल के ऊपर रेडिएशन अफेक्ट शो करती है। रेडियोथेरेपी मैनेजमेंट ऑफ वेरियस मैलिग्नेंसी ट्रीटमेंट एंड साइड इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन, कि जब भी अपन रेडियोथेरेपी करवाते हैं किसी भी ट्यूमर वाले पेशेंट का, तो वहां पर अपने को किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कि जो हाईली रेडिएशन होगी, हाई अमाउंट के अंदर जो अपन रेडिएशन देते हैं, वो हाई अमाउंट के अंदर रेडिएशन मैक्सिमम तो किसको लगनी चाहिए, मैक्सिमम लगनी चाहिए आपके ट्यूमर सेल्स को, ट्यूमर सेल्स को, और मिनिमम किसको लगनी चाहिए, वो मिनिमम लगनी चाहिए आपकी नॉर्मल सेल्स को। ठीक है, तो रेडियोथेरेपी का यही सिद्धांत है कि जब भी रेडियोथेरेपी करेंगे तो रेडियोथेरेपी करने के दौरान हाई रेडिएशन तो लगेगी आपके ट्यूमर सेल्स को और मिनिमम डोज लगेगी आपकी नॉर्मल सेल्स को। इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आपको रेडियोथेरेपी के अंदर यहाँ पर बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए लिनेक के बारे में, जिसको अपन लीनियर एक्सीलरेटर भी बोलते हैं, लिनेक सीधा अपन बोल सकते हैं। इसके अलावा जो थेरेपी की टाइप्स है, जिन थेरेपी की टाइप्स के अंदर अपन पढ़ेंगे कौन कौन से, ब्रेकीथेरेपी और टेलेथेरेपी। ब्रेकीथेरेपी और टेलेथेरेपी के बारे में हमें बेसिक जो नॉलेज है, इनका जो एक प्रकार से जो कंस्ट्रक्शन है उनके बारे में, और किस प्रकार से रेडिएशन निकलती है, किस प्रकार से पेशेंट के ऊपर गिरती है, तो इनके बारे में अपने को पता होनी चाहिए। ब्रेकीथेरेपी का अपन सीधा सीधा देखें तो इसके अंदर जो रेडिएशन सोर्स है, रेडिएशन सोर्स और पेशेंट के बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर से कम रहेगी, 0 से 5 सेंटीमीटर के बीच के रहने वाली है, जिसको अपन शॉर्ट डिस्टेंस रेडियोथेरेपी भी बोल सकते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस रेडियोथेरेपी भी बोलते हैं। दूसरा रहता है आपका टेलेथेरेपी। टेले का मतलब हो जाएगा फार, फार यानी कि दूर। इसके अंदर रेडिएशन जो सोर्स रहेगा वो पेशेंट से ऑलमोस्ट 100 सेंटीमीटर दूरी पर रहने वाला है। तो टेलीथेरेपी और ब्रेकेथेरेपी दोनों के बारे में अपन पढ़ेंगे। ब्रेकेथेरेपी में कौन कौन से अपन इंस्ट्रूमेंट से उनका काम लेते हैं, और टेलीथेरेपी का मशीन कौन सा होता है, टेलेकोबाल्ट, लिनेक जो भी है उनके बारे में पढ़ेंगे। ब्रेकेथेरेपी एंड टेलीथेरेपी की अपन मशीन के बारे में पढ़ेंगे, उनके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पर रेडिएशन का जो इमिशन हो रहा है वो किन रेडियो आइसोटोप्स की वजह से हो रहा है, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके विखंडन के बारे में पढ़ेंगे, उनके एप्लीकेशंस के फंडामेंटल जो कंप्यूटर से उनके बारे में पढ़ेंगे। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, इट्स एप्लीकेशन इन रेडियो डायग्नोसिस एंड रेडियोथेरेपी, कि कंप्यूटर का किस प्रकार से अपन यूज लेते हैं, एप्लीकेशंस अब उनका यूज लेते हैं डायग्नोसिस के अंदर और थेरेपी के अंदर। रेडिएशन हजार्ड, रेडिएशन के नुकसान एंड इट्स प्रोटेक्शन फॉर ऑक्यूपेशनल वर्कर, जो वहां पर साल भर काम करता है उन वर्कर के लिए भी अपन यहाँ पर किस प्रकार से नुकसान हो सकते हैं और किस प्रकार से प्रोटेक्शन करना है के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द रेडियोथेरेपी, या रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, वो रेडियोलॉजी का डिपार्टमेंट के बारे में आपको प्लानिंग के बारे में पता होना चाहिए। जब भी आप रेडियोथेरेपी के बारे में पढ़ रहे हो तो रेडियोथेरेपी के बारे में पढ़ने के साथ साथ आपको उस डिपार्टमेंट की जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पता होना चाहिए, कहाँ पर उसको आप प्लेस कर रहे हो, उसकी दीवारों की थिकनेस क्या है। ठीक है, तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट का जो एक क्राइटेरिया वो आपको पता होना चाहिए, ताकि उससे निकलने वाली जो स्कैटर्ड रेडिएशन है, वो स्कैटर्ड रेडिएशन या लीकेज जो रेडिएशन है वो जनरल पब्लिक तक नहीं पहुंच पाए, और जो जनरल पब्लिक तक भी नहीं पहुंच पाने के साथ साथ जो अदर साइड जो रेडियोग्राफर या जो अदर
हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाले काम कर रहे हैं वहां तक भी नहीं पहुंच पाए। तो वो एरिया इस जगह पर प्लेस होना चाहिए कि रेडिएशन बाहर लीकेज अगर हो भी रही है तो जनरल पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, तो उस प्रकार से आपको देखना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में आपको पता होना चाहिए। रेडियो एक्टिविटी, न्यूट्रल एंड आर्टिफिशियल जो प्रोडक्शन है उनके बारे में भी अपन देखेंगे। इंट्रैक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, कि रेडिएशन जब किसी मैटर से टकराएगी तो क्या क्या चीजें वहां पर आपको देखने को मिलेगी, इसके बारे में मैंने आपको बेसिकली पहले बताया हुआ है फर्स्ट ईयर के अंदर भी, तो सेकेंड ईयर के अंदर भी अपन पढ़ेंगे। क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ रेडिएशन, द फैक्टर ऑन विच द डिपेंड्स, ठीक है, कि किन किन फैक्टर्स के ऊपर रेडिएशन डिपेंड करती है, चाहे वो क्वांटिटी से रिलेटेड है या क्वालिटी से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ अफेक्ट ऑफ द रेडिएशन, इसके बारे में मैंने बताया हुआ है और अपन डीपली स्टडी कर लेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एक्सरे की क्वांटिटी और क्वालिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। HVT एंड TVT, हाफ वैल्यू टॉलरेंस एंड 10th वैल्यू टॉलरेंस, इसके बारे में भी देखेंगे कि किस प्रकार से रेडिएशन को आधा किया जा सकता है और किस प्रकार से उसकी 10th वैल्यू तक उसको घटाया जा सकता है। वेरियस रेडिएशन यूनिट्स हो गई, जैसे रोंजन के बारे में, रेड के बारे में, रैम के बारे में, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। डोजीमेट्री के अंदर अपन देखेंगे, जैसे आपको मैंने बताया था TLD बेज, फिल्म बेज, आयोनाइजेशन चैम्बर्स। तो रेडिएशन से रिलेटेड जितने भी अपने को प्रोटेक्शन करने वाले या उनको मेजर करने वाले जो इक्विपमेंट्स है, चाहे वो एरिया रिलेटेड हो या पर्सनल रिलेटेड हो, ठीक है, यानी कि एरिया के अंदर कितनी रेडिएशन फैल रही है और एक पर्टिकुलर किसी पर्सन के अंदर कितनी रेडिएशन अमाउंट ऑफ आ रही है, तो इसको मेजर करने के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं उनके बारे में भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। ICRP जो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन ऑफ रेडिएशन प्रोटेक्शन का जो अपना संस्था है, इसके बारे में पता होना चाहिए। इसकी रिकमेंडेशंस क्या क्या है, इनकी गाइडलाइंस क्या क्या है, उनके बारे में देखेंगे। कहाँ पर इसका संस्था है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका जो स्टेबलाइजेशन है वो कब हुआ था, सभी चीज़ें अपन पढ़ेंगे, क्योंकि इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके रिलेटेड किससे, जो आपका एक प्रकार से प्रैक्टिकल बेसिस पर, मान लीजिए प्रैक्टिकल के अंदर भी आपको देखने को मिल सकता है, थ्योरी के अंदर भी आपके ये क्वेश्चन आया हुआ है, और जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे जितने भी आपके, तो कम्पिटिटिव के अंदर भी आपको ICRP से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाए। इसी के अलावा अगर अपन देखें तो आपको AERB से रिलेटेड जो गाइडलाइंस और जो रूल्स हैं उनके बारे में देखने को मिलेगा। अफेक्ट ऑफ रेडिएशन, हजार्ड और फिल्म बेज, ये देखिए फिल्म बेज के बारे में भी आपको यहाँ पर बताया हुआ है, तो फिल्म बेज भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये रहेगा आपका रेडिएशन हजार्ड वाला या रेडियोथेरेपी वाला चैप्टर। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर रहेगा आपका, सेकंड पेपर का रहने वाला है। इसके बाद में अगर अपन बात करें थर्ड जो आपका प्रोसीजर है या थर्ड की जो आपकी क्लास है वो रहेगी आपकी रिसेंट एडवांस पर। किसके ऊपर रहने वाली है, रिसेंट एडवांस पर, जो आपका थर्ड सब्जेक्ट रहने वाला है। ठीक है, देखिए रिसेंट एडवांस आपका जो रेडियोलॉजिकल फिजिक्स थी, रेडियोलॉजिकल फिजिक्स प्लस में जो आपका डार्क रूम था, इन्हीं दोनों का क्या है, एडवांस वर्जन अपन बोल सकते हैं, एडवांस वर्जन अपन बोल सकते हैं। मैंने रेडिएशन फिजिक्स और डार्क रूम के बारे में आपको बताया हुआ है, 2 बार बता दिया। ठीक है, अब उनके बारे में देखिए एडवांस वर्जन किस प्रकार से होगा, आप इसी के अंदर समझ लेंगे सारी चीजें। Every electrical current is accompanied by magnetic effect, and electromagnetism is the branch of physics that deal with the relation between electricity and magnetism. X-ray belong to the a group of radiation called electromagnetic radiation, यानी कि ऐसा कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिसिटी का और मैग्नेटिज्म का जिसके द्वारा आपकी एक प्रकार से क्या हो रही है, यहाँ पर रेडिएशन जो डेवलप हो रही है, रेडिएशन जो डेवलप हो रही है, ये डेवलप हो रही है रेडिएशन किन की वजह से हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से। ठीक है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके जो रेडिएशन बन रही है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। एक्सरे के बारे में मैंने बताया था, इसकी जब इसकी अपन ने एक प्रकार से बातें की थी कि कौन कौन से इसके पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स, जैसे मान लीजिए इसकी वेवलेंथ के बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में अपन ने बात की थी, इसकी वेवलेंथ से रिलेटेड, इसकी रेंज से रिलेटेड, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड। ठीक है, जो एक्सरे की अपन ने 10 प्रमुख बातें पढ़ी थी, उसके अंदर बताया था कि रेडिएशन क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और बाय द मैग्नेट का यूज करते हुए रेडिएशन का डेवलपमेंट होता है। If the transport of energy through space is a combination of electric and magnetic field, any accelerating charge not bound on atom will emit electromagnetic radiation. तो तब क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जो कि आपकी ना तो इलेक्ट्रिकल फील्ड से और ना ही मैग्नेटिक फील्ड से इधर उधर होती है।
ठीक है, जब रेडिएशन आपकी ट्रेवल करेगी किसी माध्यम की वजह से, तो कोई भी मीडियम इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा इसकी डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट करने के लिए। ठीक है, यानी अगर रेडिएशन किसी एक डायरेक्शन में जा रही है और आपने वहां पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया है, तो वहां पर रेडिएशन के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर वो सीधी रेखा में गमन कर रही है देन वो बिल्कुल सीधी ही गमन करेगी। ठीक है, वो साइड में डिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब देखिए रिसेंट एडवांस इन इमेजिंग रेडियोलॉजी में क्या क्या चीजें ऐड की गई है। इमेज इंटरफेरेंस रैपिड सीरीज चेंजर pressure syringe, X-ray tube and complete knowledge of X-ray unit along with the accessories, mobile and portable units। हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा था कि एक रेडियोग्राफ अपन जब लेते थे एक्सरे कैसेट के ऊपर, तो रेडियोग्राफ लेने के बाद में अपन ने क्या किया है, उस एक्सरे कैसेट को पहले तो डार्क रूम के अंदर लेकर जाते थे, उसको ओपन करते थे, फिल्म्स को पकड़कर किस पे रखते थे अपन, जो अपना डेवलपिंग जो एरिया था। ठीक है, यानी कि मैनुअल फिल्म प्रोसेसिंग या ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग, जिसके द्वारा एक लेटेंट इमेज को विजिबल अंदर अपन कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन रिसेंट के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंजेस किए गए हैं, नॉलेज के द्वारा चेंजेस करने की वजह से क्या किया गया है, डार्क रूम प्रोसीजर को रिमूव कर दिया गया है। डार्क रूम को क्या कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है किसके अंदर, एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर। एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर जहाँ पर अपन देखिए क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो एक तो अपन सीटी स्कैन के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, जो आपके सीटी स्कैन है उसके बारे में। सीटी स्कैन से पहले देखिए रिसेंट एडवांस इमेजिंग टेक्नोलॉजी, नॉलेज ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी, यूएसजी की बेसिक नॉलेज, यूएसजी की एप्लीकेशंस, उनके इक्विपमेंट्स के बारे में अपने को बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। कलर डॉपलर के बारे में पता होनी चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर, और ट्रांसड्यूसर के जो टाइप्स है उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। सीटी स्कैन देखेंगे जहां पर कन्वेंशनल जो सीटी स्कैन की हिस्ट्री है, ठीक है, सीटी स्कैन की हिस्ट्री है उसके बारे में देखेंगे। जो जनरली अपन बोल सकते हैं इसकी जनरेशन के बारे में, क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है सिटी स्कैन के जनरेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो 7 जनरेशन थी, 7 जनरेशन के अंदर सिटी स्कैन किस किस प्रकार से फंक्शन करती है उसके बारे में पता होना चाहिए। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई के बारे में पता होना चाहिए, इनकी बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। स्पेक्ट्रोस्कोपी, एमआरएस, जिसके अंदर अपन देखेंगे एमआरएस जो एमआरआई का ही टाइप है। ठीक है, तो इसके अंदर देखेंगे कंप्यूटराइज्ड रेडियोग्राफी, जिसको अपन सीआर रेडियोग्राफी बोलते हैं, सीआर। ठीक है, जिसने क्या किया है, जिसने आपके डार्क रूम के अंदर जो आपकी पुरानी एक्सरे फिल्म्स थी या कैसेट्स थी, डार्क रूम की जो एक्सरे कैसेट्स थी, उन एक्सरे कैसेट्स को रिप्लेस कर दिया है। एक्सरे कैसेट को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है सीआर ने। और सीआर को फिर देन किसने रिप्लेस किया है, आपके डीआर ने। किसने किया है, डीआर ने, जिसको आप बोल देंगे डिजिटल रेडियोग्राफी। तो इनके बारे में जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में अपन देखेंगे कि सीआर किस प्रकार से फंक्शन करता है और डीआर किस प्रकार से फंक्शन करता है। साथ ही सीआर को किस प्रकार से या किस वजह से कन्वेंशनल जो रेडियोग्राफी की इमेजिंग प्लेट थी उससे रिप्लेस कर दिया गया है, या जो सीआर होगी उस सीआर को किस वजह से डीआर के अंदर रिप्लेस कर दिया गया है। इसके अंदर सारी चीजें देखेंगे। डीएसए देखेंगे, डिजिटल सब्सट्रक्शन एंजियोग्राफी एक प्रोसीजर रहेगी आपकी डीएसए। डीएसए के बारे में भी आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। ठीक है, डेक्सा स्कैन जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है, पिक्चर अर्चिविंग एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, पैक्स। पैक्स के बारे में आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। यदि आप किसी भी रेडिएशन फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, देन जो एक्सरे करने के बाद में या कोई भी इमेजिंग करने के बाद में पर्टिकुलर, चाहे वो एमआरआई से रिलेटेड हो चाहे वो एक्सरे से रिलेटेड हो, रिपोर्टिंग के लिए उनको डॉक्टर्स को आगे या किसी भी हॉस्पिटल के अंदर किसी भी एरिया के अंदर ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक है, तो वहां पर काफी सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे मान लीजिए जो इमेज आई है उन इमेज को जिप फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना, पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सेंड करना, जहां से रिपोर्टिंग की जा सके डॉक्टर्स को इजीली, या वहां पर फिल्म्स को देखा जा सके। तो काफी सारे ऐसी चीजें होती है, तो वहां पर आपको पैक्स वगैरह के बारे में बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। मेमोग्राफी के बारे में देखेंगे, ओपीजी के बारे में देखेंगे। ठीक है, मेमोग्राफी के अंदर अपन क्या देखेंगे, बेसिकली यहाँ पर जो एडवांस टेक्नोलॉजीज आई है। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजीज मेमोग्राफी के अंदर वो चीजें देखेंगे। ऑर्थोपेंटोग्राफी, ओपीजी, जिसको डेंटल रेडियोग्राफी बोली गई है, तो वहां पर कैसेटों का क्या क्या अपन बोल सकते हैं किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, उनके बारे में देखेंगे। पॉजिट्रॉन इमिशन एमोग्राफी, ठीक है, पेट स्कैन जिसको बोलते हैं। पेट स्कैन अपन जनरली करवाते हैं जो भी कैंसर सेल्स या जो कैंसर है वो कैंसर ह्यूमन बॉडी के अंदर स्प्रेड हुआ है या नहीं हुआ है, ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन सी जगह तक वो फैल चुका है। तो पेट स्कैन होता है होल बॉडी का, जहां पर एक रेडियो ट्रांसड्यूसर या
रेडियो ट्रेसर ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाया जाता है और इंजेक्ट करवाने के बाद में अपन जनरली उसका स्कैन लेते हैं। जो रेडियो ट्रेसर होता है वो आपका एफडीजी के फॉर्म के अंदर अपन यूज लेते हैं, एफडीजी 18, ठीक है। फ्लोरोडीऑक्सीग्लूकोज एक टेबलेट होती है, या जो अपन उसको केमिकल सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, उसको ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाया जाता है। और वो क्या करता है, वो जो एबनॉर्मल सेल्स होती है उन एबनॉर्मल सेल्स के अंदर जाकर क्या करवाता है, पेयर प्रोडक्शन वाली कंडीशन जनरेट करता है। और देन वहां से क्या करती है, जो पेट स्कैन वाली जो मशीन होती है उन सिग्नल्स को डिटेक्ट करती है और वो बताती है कि कहां पर एबनॉर्मल सेल्स पहुंच चुकी है। जो नॉर्मल अपन बता सकते हैं, एबनॉर्मल सेल का मतलब कैंसर कहां कहां तक स्प्रेड हो चुका है, इसके बारे में अपन पेट स्कैन के अंदर देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैमरास एंड लेजर एंड जो आपका फोटोग्राफी कैमरेज होंगे उनके बारे में देखेंगे कि आफ्टर एक स्कैन लेने के बाद में उस स्कैन को किन किन प्रकार से अपन किस किस प्रकार से एक फिल्म के ऊपर उतार सकते हैं, इसके बारे में आपको इन कैमराज या लेजर कैमरेज या फोटोग्राफी सिस्टम के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये रहेगा आपका रिसेंट एडवांस के अंदर कि किन किन प्रकार से टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, उनका किस प्रकार से अपन यूज ले रहे हैं और उनके क्या क्या एप्लीकेशन है, इनके बारे में रिसेंट एडवांस के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट जो आपका लास्ट और फाइनल रहने वाला है वो रहने वाला है पेशेंट केयर से रिलेटेड, पेशेंट केयर और हॉस्पिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, पेशेंट केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि आपको पेशेंट की किस प्रकार से केयर करनी है, ठीक है। पेशेंट की जैसे कोऑपरेट किस प्रकार से करना है, पेशेंट की किस प्रकार से दयालुता करनी है, जो पेशेंट आए तो उसको किस प्रकार से अपन एक बिल्कुल ठंडे दिमाग से उसको समझाएं, बताएं कि जो आपकी प्रोसीजर रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी। क्योंकि काफ़ी कंडीशंस होती है जिसके अंदर पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आने से ही डरता है। जो हॉस्पिटल की जितनी भी चकाचौंध है उसको देखकर वो थोड़ा भयभीत हो जाता है, प्रोसीजर करवाने से मना कर देता है। और काफ़ी ऐसे प्रोसीजर्स रहती है जो उनके जैसे मान लीजिए एक प्रकार से अपन बोल सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट पार्ट्स भी अपन बोल सकते हैं वहाँ वो उसके अंदर इंक्लूड रहते हैं, वो कोऑपरेट नहीं कर पाता तो पेशेंट को सारी चीज़ें बतानी पड़ती है कि जो आपका डायग्नोसिस होगा वो इसी तरीके से हो पाएगा, बेस्ड जो रिजल्ट आएगा वो इसी तरीके से आ पाएगा। तो आपको कोऑपरेट करना है, रेडियोग्राफर्स को कोऑपरेट करना है, आपका स्कैन अच्छे से हो पाए, आपकी जो डायग्नोसिस है वो अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो पेशेंट को सारी चीज़ें अपने को कोऑपरेट करती हुई चलनी है। तो पेशेंट केयर के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी। अब वो कौन कौन सी चीज़ें देखें, क्लीनिंग एंड केयर ऑफ एनिमल, ठीक है। जो एनिमल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ग्लासवेयर के, उनको किस प्रकार से क्लीनिंग करनी है, किस प्रकार से अपन केयर करते हैं। स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं या ग्लास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, किन किन के प्रकार से बने होंगे, उनकी क्लीनिंग किस प्रकार से करनी है। साथ में जो रबर ग्लव्स होते हैं उनका क्लीनिंग किस प्रकार से करनी है, उनको फेंकना है या उनका वापस रिसाइकिल करते हुए यूज करना है नहीं करना, उन सारी चीज़ों के बारे में। पॉलीथीन गुड्स जितने भी होंगे, केयर ऑफ लिनेन, लिनन जो आपके वहाँ पर एक प्रकार से लिनन अपन बता सकते हैं कि ग्लासवेयर वगैरह के बने रहते हैं, उनका किस प्रकार से क्लीनिंग वगैरह करनी है। जैसे मान लीजिए कोई भी पेशेंट होगा वोमिट करता है, ठीक है, वोमिट के अलावा मान लीजिए स्पूटम ट्रे हो गया, उनको किस प्रकार से आप क्लीनिंग वगैरह करोगे। वूलन ब्लैंकेट्स हो गए, उनको किस प्रकार से आप ड्राई क्लीन करवाओगे, धूप में सुखाओगे, वो सारी चीज़ इसके अंदर इंक्लूड होगी, ठीक है। क्योंकि पेशेंट अगर आया है, अगर उसको जो लिनन वगैरह जो मटेरियल है अगर वो उसको आप पर खराब मिलते हैं, ठीक है, तो उसका माइंड वैसे ही थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है कि यहाँ पर असुविधा, थोड़ी बहुत असुविधा हो सकती है। वहाँ पर क्लीनिंग न देखते हुए, यदि मान लीजिए वहाँ पर क्लीनिंग नहीं है, देन पेशेंट वहाँ पर सेफ महसूस नहीं कर पाएगा खुद से ही, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों को अपने को देखना है। मैट्रेस जो गद्दे होते हैं उनके बारे में, एंड अदर सीट्स, जो सीट्स ब्लैंकेट्स वगैरह सीट्स अपन बिछाते हैं उनके बारे में। बेड मेकिंग, पेशेंट का बेड किस प्रकार से मेकिंग करना है, ठीक है। बेड मेकिंग भी इसके अंदर काफ़ी बार पूछा गया है, बेड मेकिंग के बारे में कि बेड मेकिंग किस प्रकार से की जाती है पेशेंट्स की। गिविंग बेडपान, बेडपान किस प्रकार से दिया जाता है। यूरिनल एंड रिमूव देम, यूरिनल किस प्रकार से लगाना है और उनको किस प्रकार से रिमूव करवाना है, सारी चीज़ें बेसिक आपको पता होनी चाहिए। लिफ्टिंग ऑफ पेशेंट, फर्स्ट एड प्रोसीजर्स। देखिए, लिफ्टिंग ऑफ पेशेंट का मतलब पेशेंट को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान तक लेकर जाना। यानी कि मान लीजिए अगर कोई पेशेंट आईसीयू वगैरह में एडमिट है उस बेड के ऊपर, तो उस आईसीयू वगैरह से आप अगर उसको शिफ्ट कर रहे हो, मान लीजिए जनरल वार्ड के अंदर, या जनरल वार्ड से आप आईसीयू के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं, देन पेशेंट को किस प्रकार से उठाकर आपने एक स्ट्रेचर से दूसरे जो आपका ट्रॉली हो गई उस ट्रॉली के ऊपर किस प्रकार से लिया। तो इसका भी बेसिक नॉलेज या बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएगी, ठीक है। ट्रांसफरिंग पेशेंट, पेशेंट को किस प्रकार से ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। व्हील चेयर पर कर रहे हो या ट्रॉली पर कर रहे हो,
उनके बारे में, या स्ट्रेचर पर कर रहे हैं अपन, तो दोनों तीनों तरीके से। यदि पेशेंट लेटा हुआ है तो पेशेंट को लेटे लेटे किस प्रकार से आप ट्रांसफर कर रहे हैं। यदि पेशेंट उठने में समर्थ है, उठने के अलावा अगर वो चल नहीं पा रहा, तो आपने उसको बैठाने के बाद में किस प्रकार से स्ट्रेचर से व्हील चेयर पर बिठाया, या व्हील चेयर से किस प्रकार से उठाकर आपने स्ट्रेचर पर उसको लेटाया। तो इन सभी के बीच में जो कॉन्सेप्ट है वो सभी के बारे में यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड एक्सरे काउच, यानी कि एक्सरे काउच पर भी आपने किस प्रकार से लिटाया। टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, ये वाइटल साइन होते हैं पेशेंट के। इन वाइटल साइंस को मेजर करना और वाइटल साइन को देखना, और वाइटल साइंस की जो नॉर्मल रेंज है, नॉर्मल रेंज है, इनके बारे में भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। इनके अलावा अगर मान लीजिए अगर ये इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, तो यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज की वजह से कौन कौन से इंडिकेशंस या कौन कौन से साइड इफेक्ट्स पेशेंट के अंदर देखे जा सकते हैं, इनके बारे में भी अपने को देखने को मिलेगा। इनेमा वाटर एंड सोप वाटर ऑफ इनेमा, एक्सप्लेनेशन ऑफ पेशेंट हॉस्पिटल चार्ट, हॉस्पिटल चार्ट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। स्टेरिलाइजेशन एंड स्टेराइल टेक्निक ऑफ हैंडलिंग ऑफ द स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स को किस प्रकार से स्टेराइल किया जा सकता है। स्टेराइल का मतलब ये होगा कि जो हम इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी यूज कर रहे हैं, तो यूज करने के दौरान उनके ऊपर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो गए हैं, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किन किन प्रकार से अपन किल कर सकते हैं। एक प्रकार से जो भी मान लीजिए, अगर मान लीजिए कोई भी एक सीजर हो गई, ब्लेड हो गई, तो ये ब्लेड वगैरह के ऊपर अगर मान लीजिए कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, देन आपने उसी ब्लेड से किसी पेशेंट को कट लगाया है, देन वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, पेशेंट की बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे। तो इसको क्लीन, इससे पहले क्लीन करना है, तो क्लीनिंग करने की कौन कौन से स्टेप्स हैं उनके बारे में अपने को जानना है, ठीक है। इंजेक्शन टेक्निक के बारे में पता होना चाहिए कि जब भी आप इंजेक्शन लगा रहे हो तो आईएम किस प्रकार से लगाते हैं, आईवी किस प्रकार से लगाएंगे, जो ड्रिप वगैरह है वो किस प्रकार से आप लगा रहे हो, ठीक है। तो इंजेक्शन टेक्निक भी कई बार पूछी गई है, ठीक है। जब भी आप आईएम लगाते हैं, देन अपने को बेवल का एज जो है वो 90 डिग्री पर रखना है, 45 डिग्री पर रखना है, 30 डिग्री पर रखना है, ठीक है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट आप इसके अंदर बताए जाएंगे। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, की ऑक्सीजन की जो सप्लाई हो रही है, वो ऑक्सीजन की सप्लाई किस प्रकार से पेशेंट को दी जा रही है, चाहे वो आईसीयू में एडमिट है या आपने उसको आईसीयू से उठाकर अगर सीटी स्कैन के अंदर लेकर जा रहे हो, तब आपको वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई किस प्रकार से देनी है। देखिए क्वेश्चंस तो ऑक्सीजन टैंक के ऊपर भी आ चुका है कई बार। जो ऑक्सीजन का टैंक होता है, इस ऑक्सीजन टैंक के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है कि इसकी लेंथ, विड्थ, इसके अंदर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना आ सकता है, किस प्रकार से इसको लिफ्टिंग किया जाता है, किस प्रकार से रखा जाता है। तो क्वेश्चन किसी प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चनों के टाइप्स के ऊपर भी अपन चर्चा कर लेंगे एक बार। डिग्निटी ऑफ पेशेंट, साइकोलॉजी ऑफ द सिक, यानी कि पेशेंट की साइकोलॉजी हो जाती है कई बार जब हॉस्पिटल में आता है, तो वहाँ की चकाचौंध देखकर, वहाँ पर जो डॉक्टर्स होते हैं उनको देखकर, डॉक्टर्स के अलावा जितने भी पेशेंट्स एडमिट हो रखे हैं उन पेशेंटों को देखकर भी पेशेंट क्या हो जाता है, कई बार बीमार हो जाता है, कई बार उसकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। तो उन साइकोलॉजी ऑफ सिक को भी अपने को समझना है। प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट फॉर एनी मेजर इन्वेस्टिगेशन, किसी भी स्पेशल जो मेजर इन्वेस्टिगेशन हो गई, ठीक है, जैसे आरजीयू, एमसीयू हो गई या ब्रोंकोग्राफी वगैरह हो गई, तो जो मेजर इन्वेस्टिगेशंस हैं, उन मेजर इन्वेस्टिगेशन के लिए आप पेशेंट को किस प्रकार से कोऑपरेट करेंगे, किस प्रकार से उनको बताएंगे कि आपकी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन इन स्टेप्स में होगी, यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जो आपको पेशेंट है, उन पेशेंट को प्रिपेयर करने के लिए भी इन्वेस्टिगेशन के बारे में एक्सप्लेनेशन देना होगा। यूज ऑफ द एक्सरे एंड रेडिएशन हैजार्ड, कि आपको नुकसान भी हो सकते हैं और किस प्रकार से बचना है, इनके बारे में भी बताना है। पेशेंट को बता देना है पहले कि अगर आप मूवमेंट करेंगे देन आपका एक्सरे रिपीट करना पड़ेगा, और एक्सरे रिपीट होगा देन आपको रेडिएशन की जो डोज है वो ज़्यादा अमाउंट में लगेगी, ठीक है। तो जितने भी उसके रिस्क है और उनके जो बचने के उपाय है वो पेशेंट को पहले ही बताते हुए चलें, ताकि पेशेंट के मूवमेंट होने के चांसेस भी लेस हो सके, ठीक है। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ द ट्रे ऑफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एंड केयर ऑफ द कैंसर पेशेंट, ठीक है। मेनली पूछा जाता है केयर ऑफ कैंसर पेशेंट, कि जो कैंसर पेशेंट है उसकी केयर आप किस प्रकार से करेंगे, किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे, उसकी मेंटल हेल्थ आप किस प्रकार से स्टेबल रखेंगे, उसको टैबलेट्स वगैरह जो देना है उसका जो रूटीन है वो किस प्रकार से आप रखेंगे, मेडिसिन वगैरह टाइम पर देना नहीं देना, उसकी मेंटल हेल्थ को ठीक रखना, साथ ही साथ जो उसके एक्सरसाइज हैं वो इस एक्सरसाइज को वगैरह को आपको ध्यान में रखना है नहीं रखना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनके बारे में भी पेशेंट केयर के अंदर हमें पढ़नी है, ठीक है। ये मेनली हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, बट जो हॉस्पिटल के अंदर अगर अपन
एक इंक्लूड होते हैं, तो इंक्लूड होने के साथ साथ जो बेसिक जितनी भी नॉलेज है वो बेसिक नॉलेज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम थोड़ा बहुत एडवाइस कर सकें। मेंटेनिंग अप टू द डेट मेडिकल लीगल केसेस, एमएलसी जितने भी केसेस आते हैं मेडिकल लीगल केसेस, मान लीजिए कहीं पर एक्सीडेंटल वगैरह हो गया हो या कोई भी दो ग्रुप्स के अंदर लड़ाई झगड़ा हो गया हो, देन सबसे पहले क्या किया जाता है, अगर मान लीजिए अगर वो हॉस्पिटल में आए हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पुलिस को देनी है, पुलिस को देने के बाद ही देन अपन उसका आगे प्रोसीजर करवाएंगे, उनका अलग से एक मेडिकल लीगल केसेस बनता है, ठीक है। तो उन मेडिकल लीगल केसेस को अपन किस प्रकार से रखेंगे, उनका रिकॉर्ड किस प्रकार से रखा जाता है, किस प्रकार से उनको मेंटेन किया जाता है, इनके बारे में अपन इसके अंदर देखेंगे। रेडियोग्राफिक रिकॉर्ड एंड वेरिफिकेशन ऑफ पेशेंट मार्क्स एंड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। ये पेशेंट मार्क्स हैं, ये पेशेंट मार्क्स एंड आइडेंटिफाई या आइडेंटिटी है, ये भी पूछा गया है कि पेशेंट के कौन कौन से मार्क्स हो सकते हैं, कौन कौन पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से मार्क्स हो सकते हैं, ठीक है, इनके बारे में पता होना चाहिए। स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्टेड फिल्म्स, स्टोरेज ऑफ वेस्ट फिल्म्स एंड यूज्ड सॉल्यूशन, ये तो आपके डार्क रूम के अंदर भी आ चुका है कि जो वेस्ट फिल्म्स है, इन वेस्ट फिल्म्स का स्टोरेज आप कहाँ पर करोगे इसके बारे में। इसके अलावा आपको बेसिक एक पूछा जाएगा BMW, काफ़ी बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है BMW के बारे में आपको पता होना चाहिए। BMW मतलब बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट होता है, इसका मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है, कौन से डिब्बे में आपको क्या चीज़ डालनी है, ठीक है। जैसे रेड वाला हो गया तो रेड वाले डिब्बे में आपको जनरली रबर रिलेटेड जो आपके चीजें हैं वही डालते हैं। जैसे ब्लैक बॉक्स हो गया तो ब्लैक बॉक्स के अंदर अपन जनरल वेस्टेज ही फेंकते हैं, ठीक है। जैसे खाने पीने की सामान हो गया या जनरल वेस्ट पेपर हो गए, वही अपन उसके अंदर डालते हैं। वाइट जो बॉक्स होता है, वाइट बॉक्स के अंदर अपन जनरली देखेंगे जो आपकी शार्प नीडल्स जो होती है या शार्प जो मेटल होते हैं, अपन उसको पंचर प्रूफ वाइट जो आपका कंटेनर होता है उसी के अंदर डालते हैं। ब्लू हो गया तो ब्लू के अंदर अपन जनरली जो आपके अपन बोल सकते हैं लेड यानी कि कांच से रिलेटेड जितनी भी जैसे एम्पुल हो गए, वेस्ट एम्पुल्स हो गए, खाली एम्पुल्स हो गए, उनको अपन ब्लू के अंदर ही डालेंगे, ठीक है। और जितना भी आपके एनाटॉमिकली वेस्ट हो गया, ब्लड से रिलेटेड कॉटन हो गई, वोमिटिंग वगैरह हो गई, तो सभी को एम्पुटेड पार्ट ऑफ द बॉडी पार्ट हो गया, सभी को अपन येलो बैग के अंदर डालेंगे। तो BMW भी काफी बार पूछा गया है और पूछा जाता है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट के बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में भी, ठीक है। लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, जो आपकी लाइसेंसिंग रेडियोग्राफी डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो आपको लाइसेंस प्रोवाइड होता है, तो उस लाइसेंस के लिए आप किस प्रकार से अप्लाई करोगे, किस प्रकार से आपको AARB या ICRP द्वारा जो आपको लाइसेंस वापस रिपीट में मिलेगा और कौन कौन सी स्टेप्स को आपको फॉलो करते हुए वो खोलना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था F फॉर्म से रिलेटेड, ठीक है। F फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, हमारे टाइम पर पूछा गया था, 20 नंबर का मार्क्स आया था, ठीक है। तो F फॉर्म क्या होता है इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। जो PCPNDT का जो फॉर्म होता है PCPNDT, ठीक है, इन PCPNDT के फॉर्म्स को जो अपन बोलते हैं F फॉर्म, इसको किस प्रकार से फिलअप करेंगे और क्या चीज होती है इसके बारे में देखें, ठीक है। मैनेजमेंट टेक्निक्स के अंदर आपका लीडरशिप आ जाएगी, यदि हॉस्पिटल के अंदर जो लीडरशिप होती है वो किसके अंडर होती है और वो किस प्रकार से सारे डिपार्टमेंट्स के जितने भी वर्कर्स हैं उनको किस प्रकार से मैनेज करता है, ठीक है। तो लीडरशिप के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के फंक्शन क्या क्या रहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट में हम देखेंगे यहाँ पर, देखिए लास्ट में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, क्वालिटी कंट्रोल एक्सेप्टेंस, ठीक है। मीनिंग ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ कीपिंग स्टैंडर्ड, फैक्टर रेस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड, ठीक है, जिसके अंदर ISO 900 टू 9006 तक आ जाएगा। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। ह्यूमन रिलेशन एंड पर्सनल डेवलपमेंट, कि जो एक रेडियोग्राफर्स होते हैं उन रेडियोग्राफर्स के एथिक्स क्या होते हैं, वो खुद को किस प्रकार से डेवलप कर सकता है या उसका जो अपीयरेंस रहेगा वो एक हॉस्पिटल के अंदर किस प्रकार से रहेगा, ठीक है। तो रेडियोग्राफर के एथिक्स भी कई बार पूछे गए हैं, तो इनको भी आप डीपली स्टडी करें, ध्यान से पढ़े, तब जाकर आपका पेशेंट केयर का पेपर बिल्कुल ईजी वे के अंदर निकल जाएगा, ठीक है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, इसके बारे में मैंने बताया आपको BMW के बारे में। एनवायरमेंटल इंपैक्ट ऑफ रेडिएशन, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में, बायोमेडिकल वेस्ट के टाइप्स के बारे में, जिसके अंदर आपको डिब्बों के अंदर किन किन मटेरियल का कलेक्शन करना है इसके बारे में देखने को मिलेगा। ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, कि इनका किस प्रकार से ट्रीटमेंट करना है और सेफली किस प्रकार से अपन इनको कहाँ कहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहेगी आपके एक पूरे
आपका जो पेशेंट केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाला चैप्टर है इसके अंदर, ठीक है। तो पेशेंट केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर इन सभी चैप्टर्स के बारे में अपन 1 बाय 1 करते हुए स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये जो एक्सप्लेनेशन है ये कंप्लीट होता है, और जल्द ही आपके सेकेंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, जहां पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एक्सप्लेनेशन के साथ क्लास एक्सप्लेनेशन प्लस आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो जो जिन जिन बच्चों का या जिन जिन स्टूडेंट्स का, जिन जिन भाइयों का फर्स्ट ईयर क्लियर हो चुका है, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर क्लियर होने के साथ साथ अब वो जो सेकेंड ईयर की तैयारी करेंगे, तो सेकेंड ईयर की तैयारी करने से पहले एक बार जो आपका कोर्स एक्सप्लेनेशन है, इस कोर्स एक्सप्लेनेशन को जरूर देखें, ताकि आपको चारों सब्जेक्टों का जो एक्सप्लेनेशन है वो एक ही बार में पता लगे कि कौन से सब्जेक्ट में अपने को क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी के साथ साथ धन्यवाद, और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।